तो मेल कॉकरोचेस के अंदर ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं जो फीमेल्स में एब्सेंट होती है। पहले तो विंग्स बड़े होते हैं, दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। और दूसरा इनमें अनल स्टाइल्स पाए जाते हैं। अब इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं ह्यूमंस के साथ। ह्यूमन मेल्स में रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में महीने में सिर्फ कुछ दिन होते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स में। इसको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। किन दिनों का वो होता है, कौन से दिन है महीने के, ये तक हमको याद रखना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये आता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ह्यूमन फीमेल्स में सिर्फ कुछ एक पीरियड होता है महीने में, और मेल्स में थ्रू आउट द मंथ कंटिन्यूअस होती है टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस। वैसे ही यहाँ पे मेल्स कॉकरोचेस में ज़्यादा होती है टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस। इसलिए उस उनके रिप्रोडक्शन से एसोसिएट करके आप देख सकते हैं कि इनमें बड़े विंग्स पाए जाते हैं। यानी फीमेल्स को अप्रोच करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए विंग्स की इनको ज़रूरत होती है। इसलिए इनमें डेवलप्ड विंग्स होते हैं, बड़े विंग्स होते हैं, पहला ये। और दूसरा अनल स्टाइल्स पाए जाते हैं इनमें विच आर यूटिलाइज्ड इन रिप्रोडक्शन। तो अगेन क्योंकि रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी इनमें ज़्यादा होती है तो दोनों ये एक्स्ट्रा फीचर्स पाए जाते हैं मेल कॉकरोचेस के अंदर। मैंने आपको यहाँ स्पेसिफाई करके रीज़न बता के इसलिए बताया है क्योंकि एनिमल किंगडम में भी ऐसा सीन आता है जहाँ पे आस्क हेलमिन्स के अंदर फीमेल्स बड़ी होती हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है, उसमें जो मॉर्गन ने मक्खी ली थी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, उसमें भी फीमेल्स बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना कर जाएं कि विंग्स फीमेल्स में बड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपको एक प्रॉपर रीज़न बता दिया कि क्यों मेल्स में ही बड़े होते हैं विंग्स, मेल्स कॉकरोचेस में, और अनल स्टाइल्स मेल्स में ही क्यों पाए जाते हैं। आप कंफ्यूज ना कर जाएं इन दोनों से, क्योंकि एनिमल किंगडम में भी हमने देखा था जब आस्क हेलमिन्स में फीमेल्स बड़ी होती है तो रीज़न मैंने उसको भी बता दिया था वहाँ पे कि कैसे उसको लर्न करना है। तो दैट्स हाउ मेल्स में ये बड़े होते हैं विंग्स। The body of cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है आर्थ्रोपोडा का। मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम करते टाइम भी, एंड वहाँ मैंने आपको बोला था कि आर्थ्रोपोडा के जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे कॉकरोच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उस जो मैंने बोला था उसका यूटिलाइजेशन होगा इंसेक्टा, क्योंकि सबसे बड़ी क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की एंड उसमें ही कॉकरोचेस आते हैं। इसलिए बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के इस कॉकरोच के अंदर। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज hardened plates called sclerites, tergites dorsally and sternites ventrally, that are joined to each other by thin and flexible articular membrane, arthrodial membrane। तो ये जो सेगमेंट्स हैं इनको ऊपर की ओर क्या बोला जाता है, डोर्सली, और वेंट्रली क्या बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये ऊपर वाली लाइन आई थिंक हमने छोड़ दी थी कि देयर एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। तो ब्राउन इसका कलर होता है, ये तो हमने देख ही लिया था पीछे भी। और हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनियस होता है, ये हम एनिमल किंगडम में भी देख चुके हैं। तो कोई नुकसान नहीं होता अगर हमने छोड़ भी दिया होता है इस लाइन को। ये हार्डेंड जो प्लेट्स होती हैं एक्सोस्केलेटन की, इनको स्क्लेराइड्स बोला जाता है। ये आपको याद हो ही जाना है क्योंकि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है एक, उसमें आई की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है। और आई की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो ये SCLER, ये वहाँ से भी आप याद करना ही पड़ेगा आपको। तो आउटर मोस्ट लेयर है आई की, और यहाँ पे एक्सोस्केलेटन आउटर मोस्ट होता है, तो इसकी जो प्लेट्स होंगी उनको स्क्लेराइड्स बोलेंगे, ऐसे आपको याद रह जाएगा। इनको वेंट्रली बोलते हैं स्टर्नाइड्स। ये आपको ऐसे याद रह जाएगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट में हम पढ़ने वाले हैं, जो स्केलेटन है उसकी सारी हड्डियां पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एक बोन होती है स्टर्ना, जो कि वेंट्रल साइड पे पाई जाती है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि स्टर्नाइड्स इन प्लेट्स को वेंट्रली बोलेंगे, और अल्टरनेट वे में टर्जाइड्स हो गई डोर्सली, that are joined to each other by thin and flexible articular membrane।
अब ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, इसमें ARTI आता है, और ART बेसिकली, और ART यहाँ भी आता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन में। इसे आप याद रखेंगे कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। वैसे आर्थ्रोपोडा ये किंगडम है, तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन तो होगी ही इनमें, ऐसे भी याद रह जाना है। और ये फ्लेक्सिबल होती है मेम्ब्रेन, तो थिन होनी ही चाहिए। थिक होगी तो भाई रिजिड होगी ना, मोटी होगी तो, अगर तो फ्लेक्सिबल है तो थिन तो होगी ही, तो इसके साथ ये कैरेक्टर याद रह जाएगा आपको। हेड इज ट्राइएंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। अब ये आपको इसके डायग्राम से क्लियर होगा कि ये राइट एंगल्स पे लाई करता है बॉडी एक्सिस के। ये रही इसकी बॉडी एक्सिस, और ये रहा इसका हेड। हेड देखिए आपको ऐसे लाई कर रहा है ये, तो 90 डिग्री पे है ना, ये है बॉडी एक्सिस और ये है हेड। इन दोनों के बीच में ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ऐसे आप ये इन्फर कर सकते हैं यहाँ से कि राइट एंगल्स पे लाई करता है ये लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के हेड। एंड ट्राई होता है शेप इसके हेड की, ये भी आपको इसके डायग्राम से क्लियर होगा। डायग्राम आपको याद रख के जाना है, बहुत बार देख लीजिए, आपको होना ही चाहिए याद। देखिए शेप इसकी ऐसे ट्राइएंगुलर लगी है, तो ऐसे कुछ शेप है इसकी हेड की, डेफिनेटली ट्राइएंगुलर ही लगती है ये। It is formed by the fusion of six segments and shows great mobility in all direction due to flexible neck। तो आप भी सारे जितने भी डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में तो आप देख नहीं पाते, जितने भी डायरेक्शन में देख पाते हैं आपकी फ्लेक्सिबल नेक के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो फ्लेक्सिबल नेक होगी कॉकरोच में भी, ये आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा अपने खुद के एग्जांपल से। और ये जो हेड है ये 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है। ये फ्लेक्सिबल नेक से आपको याद रखना है, इसमें एक्स आता है फ्लेक्सिबल में और 6 में भी एक्स आता है, तो इससे आपको याद रह जाएगा 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है इसका हेड। ये हेड क्योंकि नेक के साथ ही प्रेजेंट होता है, और नेक की प्रॉपर्टी है यहाँ पे फ्लेक्सिबल, जिसमें एक्स आता है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हेड के होंगे उनका, उनमें भी जो नंबर होगा उसमें भी एक्स आएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेक से क्योंकि जुड़ा ही होता है ये हेड। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। तो इसमें आइज कंपाउंड होती हैं, और कैसी होती हैं ये आइज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या था, अपीरियंस क्या है इनकी, ये भी आगे दिखाया गया है इसमें। बेसिकली अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सिंपल आइज नहीं होती, इसमें कंपाउंड आइज होती हैं। कंपाउंड आइज, इट्स एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। सिंपल, जैसे हमने इस चैप्टर की शुरुआत में देखा था, सिंपल जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है उसमें एक ही लेयर होती है, और कंपाउंड का मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो कंपाउंड का मतलब यहाँ भी वही है कंपाउंडाइज का, जो एक से ज़्यादा सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। यही मतलब है इसका। आप देखेंगे कि 2001 आइज में इसमें यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर बनी होती है। A pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in front of eyes। तो हेड कैप्सूल ही आईज को बियर करता है, ये तो आप जानते हैं कि आपका भी हेड का एरिया ही बियर करता है इसको, तो इसमें भी वही होगा। और एंटीने आइज से ऊपर जो मेम्ब्रेनस सॉकेट्स होते हैं वहाँ से अराइज करते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर से क्लियर होगा आपको। इवन दिस, इस पेज पे भी इसकी स्ट्रक्चर गिवन देखिए, आंखों से आगे जो सॉकेट्स हैं ये मेम्ब्रेनस सॉकेट्स, इनसे अराइज कर रहे हैं एंटीना। और एक ही पेयर पाया जाता है इसमें, 4 एंटीना नहीं होते, सिर्फ 2 ही होते हैं, ये भी इसके स्ट्रक्चर से क्लियर है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो सेंसरी फंक्शंस होता है इनके एंटीना का, आपको ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी होगी, क्योंकि एंटीना का फंक्शंस यही होता है, एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई गेन करता है, उसी को सेंसरी बोला जाता है। तो ये काफ़ी क्लियर ऑब्वियस है कि सेंसरी ही फंक्शन होगा एंटीना का। उसके अलावा कौन से इनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये भी आगे आपको आएगा, एंड इवन आर्थ्रोपोडा में आ भी चुका है ये कौन कौन से इसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आर्थ्रो इंसेक्ट्स में।
anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. तो ये भी अगेन आप ह्यूमन से रिलेट करके समझ सकते हैं, हमारा भी जो माउथ होता है वो एंटीरियरली ही प्रेजेंट होता है. द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ लैब्रम, अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले एंड अ लैबियम लोअर लिप. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अपर लिप है और कौन सा लोअर लिप है. लोअर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीचे. और नीचे जब आप लिखते हैं तो इसमें आता है आई, और लैबियम में भी आता है आई. तो इससे आप याद रखेंगे कि लोअर लिप होगा लैबियम, अल्टरनेट वे में याद रह जाएगा कि लैब्रम होगा अपर लिप. इसके अलावा पेयर ऑफ मैंडिबल और मैक्सिले भी इनमें पाए जाते हैं. पेयर्स होते हैं, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि ह्यूमंस में भी ये पाए जाते हैं. डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एक चैप्टर है, वहाँ भी आप देखेंगे इनको, जहाँ पे सलाइवा के बारे में आता है. और लोकोमोशन मूवमेंट में तो जो एग्जैक्ट स्कल की जो डायग्राम गिवन है वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं. अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, हाइपोफेरिंक्स इसको बोला. अब ये आपको याद रह जाएगा जब आप डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ेंगे. फेरिंग्स उसमें आप रीजन देखेंगे, एक उसके नीचे जो पाया जाता है वो टंग होती है. तो हाइपो मीन्स नीचे और फेरिंग्स मीन्स फेरिंग्स के नीचे. तो इसे आप याद रखेंगे कि टंग ही होती है फेरिंग्स के नीचे. डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ से आप याद रखेंगे कि टंग को ही हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं. हाइपो का मतलब नीचे होता है, ये मैं काफ़ी चैप्टर्स में बता चुका हूँ, एनिमल किंगडम में भी और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर भी. एनिमल किंगडम में मैंने सबसे पहले बताया था ये सीलन ट्राटा के अंदर, जिसमें आता है हाइपोस्टोम. या इट लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स. तो माउथ के अंदर ही पाई जाती है टंग, वी नो इट वेरी वेल. थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें जो मेन बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो थोरैक्स के भी तीन ही पार्ट होंगे, ये ऐसे याद रह जाएगा आपको क्योंकि मेन बॉडी के इसमें तीन पार्ट्स होते हैं. इवन नाम भी गिवन है आपको, तो याद तो रह ही जाना है, तीन ही नाम है ये, प्रो, मीजो एंड मेटा. द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक. तो नेक से कनेक्टेड होता है हेड, ये तो आपको पता ही था, लेकिन यहाँ आपको पता ही लगाना है कि प्रोथोरैक्स की एक्सटेंशन होता है. प्रोथोरैक्स इनके सबसे पहले आता है ना, हेड होता है उसके बाद थोरैक्स होता है. थोरैक्स के तीन हिस्से हैं, सबसे पहला है प्रोथोरैक्स, तो उसी का एक्सटेंशन होगी नेक. ये आपको सीक्वेंस से याद रह जाएगा कि थोरैक्स के तीन सीक्वेंस होते हैं. ईच thoracic segment bears a pair of walking legs. ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें एब्डोमन के रीजन में नहीं, थोरैक्स के रीजन में ये लेग्स पाई जाती हैं. ये आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें छः इसमें पाई जाती हैं लेग्स. ईच पेयर बोला है ना, या ईच बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, क्योंकि तीन इसमें हिस्से होते हैं थोरैक्स के, एक एक हिस्से में दो पाई जाती हैं, एक पेयर पाया जाता है, तो इसलिए होगी सिक्स लेग्स. तो इसे इससे आप याद रखेंगे थोरैक्स में ही इसमें लेग्स पाई जाती हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स. तो इसमें चार विंग्स पाए जाते हैं, दो पेयर्स. पहला मीजोथोरैक्स से अराइज करता है और सेकंड मेटाथोरैक्स से. आगे इनके नाम भी दिए हैं तो आपको याद रह ही जाएगा. फोर विंग्स मीजोथोरैकिक कॉल्ड टैगमाइना. अब टैगमाइना में एम आता है और प्रोथोरैक्स में कहीं भी एम नहीं आता, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि टैगमाइना मीजोथोरैक्स से अराइज करते हैं, दोनों में एम एम आ रहा है. और जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स बचे वो अराइज करेंगे मेटाथोरैक्स से, बिकॉज ईच थोरैसिक सेगमेंट से उससे एक एक पेयर ऑफ विंग्स ही अराइज कर रहे हैं. Are opaque, dark and leathery and cover hind wings when at rest. हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट. तो इनको आप ऐसे याद रखिए, फोर विंग्स में ये आता है FOR, और कवर भी ऐसा ही साउंड करता है. फोर और कवर ये दोनों राइमिंग साउंड कर रहे हैं,
तो इससे आप याद रखेंगी जो कवर करते हैं विंग्स, यानी जो फ्लाइट में यूज़ नहीं होते, सिर्फ कवर दूसरे हिंड विंग्स को कवर करते हैं, वो फोर विंग्स है। फोर से कवर आप याद रखेंगे। और हिंड विंग्स फ्लाइट में यूज़ होते हैं, ये अल्टरनेटिव भी याद रख लीजिए आप अल्टरनेटिवली, या फिर ऐसा भी याद रखते हैं विंड से। हिंड से विंड आप याद रखेंगे, विंड यानी हवा। हवा में उड़ने के लिए जो विंग्स यूज़ होंगे वो हिंड विंग्स होंगे, ये विंड से आप याद रख लीजिए। अब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए हो गए क्योंकि फोर विंग्स कवर करते हैं, और जब जो दिखाने होंगे विंग्स कॉकरोच को, वो होने चाहिए कलरफुल, क्योंकि वही तो उसको दिखाने हैं ना। कॉकरोच को जो विंग्स दिखाने हैं वो कलरफुल होने चाहिए, तो फोर विंग्स उसको दिखाने हैं कवर करने के लिए हिंड विंग्स को, तो ये होंगे कलरफुल। और हिंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी इसका कोई कोई कलर नहीं होगा हिंड विंग्स का। एंड मेम्ब्रेनस होते हैं, इसका मतलब उनमें नर्व्स पाई जाती हैं जिनके थ्रू सिग्नल सेंड करके उनको मूव कराता है कॉकरोच। देखिए फोर विंग्स और हिंड विंग्स दोनों में ही पाई जाती हैं ये नर्व्स, मेम्ब्रेनस दोनों होते हैं। इवन दो फोर विंग्स का मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें होती नहीं है नर्व्स, मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। मेन डिफरेंस इन दोनों विंग्स का सिर्फ इतना है कि फोर विंग्स कवर करते हैं और ये डार्क होते हैं यानी कलरफुल, और हिंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये फ्लाइट में यूज़ होते हैं। मेन डिफरेंस ये है। मेम्ब्रेनस बाकी दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मेंशन कर दिया और उसमें नहीं किया तो उसमें नहीं होते। मैंने आपको रीज़न बताया कि मेम्ब्रेनस होने का कारण क्या है। नर्व्स होती हैं ये जिनके कारण मेम्ब्रेनस होते हैं, और इनके थ्रू ही सिग्नल सेंड करता है कॉकरोच मोशन के लिए इन विंग्स के। हमने देखा था न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल सेंड होता है, तो वही है ये। ऑफ कोर्स ये दोनों में ही पाए जाएंगे, दोनों पेयर्स ऑफ विंग्स में। The abdomen in both males and female consists of 10 segments। अब ये इसके फाइला नेम से आपको याद रखना है। क्लास होती है इसकी इंसेक्टा, इंसेक्टा से इंचेस हमने याद रखा था, यानी इसका साइज 7 होते हैं अल्फ़ाबेट्स इंसेक्टा में, इसे हमने याद रखा था कि 7 आएगा इसके साइज में। अब एब्डोमन ए से स्टार्ट होता है और इसकी फाइला है आर्थ्रोपोडा, ये भी ए से स्टार्ट होती है। एंड आर्थ्रोपोडा में आप गिन लीजिए टोटल आपको 10 अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, तो इससे आप याद रखेंगे एब्डोमन में इसके 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, दोनों में ही 10 होते हैं ऑफ कोर्स। ये कम ज़्यादा कैसे होते हैं, ये तो बेसिक बॉडी पार्ट है इसका, ये डिफर नहीं कर सकता दोनों में। इन फीमेल्स द सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद एट्थ नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच whose anterior part contains female gonopore, spermathecal pores and collateral glands। तो इस सेंटेंस की शुरुआत होती है फीमेल से, और ये जो फीमेल्स वर्ड है इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, तो इससे आप याद रखेंगे कि ये सेवंथ स्टर्नम होता है फीमेल्स में, जो बोट शेप्ड होता है इन 7 वर्ड से, क्योंकि फीमेल्स में 7 वर्ड आ रहे हैं। और टुगेदर विद एट्थ नाइन्थ स्टर्नाइट फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच। अब इस जेनाइटल पाउच के अंदर ये 3 ही सेगमेंट्स होते हैं, ये आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि इसमें 3 हिस्से आपको गिवन है यहाँ पे। 3 चीज़ों को ये कंसिस्ट करता है, गोनोपोर, स्पर्माथेकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, क्योंकि ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो ये 3 हिस्सों में बटा होगा, सेवंथ सेगमेंट, एट्थ एंड नाइन्थ सेगमेंट्स। और ब्रूड इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रीडिंग में ये हेल्प करता है, ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन, इसलिए ब्रूड और जेनाइटल पाउच इसको कहा गया है। ऑफ कोर्स एंटीरियर पार्ट होता है ये एक एब्डोमन का, इससे आप इसको ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमंस में भी एंटीरियर ही प्रेजेंट होते हैं ये जेनाइटल जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रिप्रोडक्शन में, एंटीरियरली ही प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस के अंदर भी। In males, genital pouch or chamber lies at hind end of abdomen, bounded dorsally by ninth and tenth terga and ventrally by ninth sternum।
ये जो 3 चीज़ें ऊपर गिवन थी, गोनोपोर, स्पर्माथेकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, ये मैंने आपको इसलिए नहीं लर्न करवाया कि इनके एग्जैक्टली स्पेसिफिक नाम्स आपको कैसे याद रखने हैं, क्योंकि आगे गिवन है जब स्ट्रक्चर इसकी और थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया गया इन सबको, तो वहाँ पे देख लेंगे कि इन रीजन्स में यही सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको ये। अब मेल्स में जो जेनाइटल पाउच है वो हिंड एंड पे ही प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के, ये आप ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। हिंड मतलब नीचे, तो एब्डोमेन के नीचे ही हमें भी प्रेजेंट होता है जेनाइटल पाउच, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि हिंड एंड में होता है एब्डोमेन के, बाउंड डोर्सली बाई। अब ये दो सेगमेंट से डोर्सली बाउंड होता है और वेंट्रली सिर्फ एक सेगमेंट से बाउंड होता है, नाइन्थ सेगमेंट से। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। देखिए टेंथ जो नाइन्थ एंड टेंथ से तो बाउंड कर रहा है टर्गा से, यानी डोर्सली, टर्गा सिर्फ डोर्सली ही प्रेजेंट होती हैं, और टर्गा में टी आता है, और टी से आप टू याद रखेंगे, टू में भी टी आता है। तो नाइन्थ एंड टेंथ यानी दो सेगमेंट्स, डोर्सल सेगमेंट्स टर्गा से बाउंड होंगे। नाइन्थ एंड टर्गा दो सेगमेंट्स, जेनाइटल पाउच जो है इसका डोर्सली दो सेगमेंट से बना होगा, नाइन्थ एंड टेंथ से। टर्गा से टू आपने याद रखा, और स्टर्नम से सिंगल आप याद रखिए, एस से सिंगल, एस से स्टर्नम। सो नाइन्थ सेगमेंट्स पाया जाएगा, और ये नाइन्थ ही क्यों होगा, टेंथ क्यों नहीं होगा? एक सिंगल है तो टेंथ भी हो सकता है। ये आप ऐसे याद रखेंगे कि इससे आगे एक चीज़ है टेंथ सेगमेंट जो पाई जाती है, अनल स्टाइल्स होते हैं टेंथ सेगमेंट्स में, अनल कर्की बेसिकली, जो कि दोनों में पाए जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड है वो सेगमेंट, तो वो तो नहीं होगा यहाँ पे, नाइन्थ ही सेगमेंट होगा, नाइन्थ स्टर्ना होगा। It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis। तो ह्यूमंस में भी अनस डोर्सल ही होता है, और ये जेनाइटल पाउच हम में भी वेंट्रल ही होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें भी ये दोनों चीज़ें, अनस डोर्सल होता है और वेंट्रल होता है, जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक अनल स्टाइल्स विच आर एबसेंट इन फीमेल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। इन बोथ सेक्सेस टेंथ सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड अनल कर्सी। तो ये अनल कर्सी दोनों में प्रेजेंट होती है टेंथ सेगमेंट में, और अनल स्टाइल्स एबसेंट होती है फीमेल्स में। ये उस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा आपको। हमने थ्योरी पढ़ ली है, पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ रही है कॉकरोच की, अब ये डायग्राम देखने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं हम। यहाँ देखिए अनल कर्सी है ये, और यहाँ पे सिर्फ अनल कर्सी, आपको कहीं भी अनल स्टाइल्स नहीं दिखाई दे रहे। तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर दे दी जाए डायग्राम एग्जाम के अंदर, और आपसे पूछा जाए कि ये मेल है या फीमेल है, तो आपको पहचानना नहीं चाहिए यहाँ कहीं भी अनल स्टाइल्स नहीं गिवन है, तो ये फीमेल है, इससे आप पहचान सकते हैं। और दूसरी बात जो कि थ्योरी में गिवन है, इसमें देखिए ये जो विंग्स हैं इसके एब्डोमेन से ऊपर लाई कर रहे हैं, नीचे नहीं एक्सटेंड करे, टिप ऑफ द विंग्स इज नॉट एक्सटेंडिंग एब्डोमेन, तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि ये फीमेल ही है, ऐसे पहचानना आपको आना चाहिए। इसके अलावा इसकी बॉडी फॉर्म भी क्लियर हो रही है इस डायग्राम से। हेड इसमें पाया जाता है, फिर थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स के 3 हिस्से हैं। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि इसमें प्रोथोरैक्स नहीं गिवन है, प्रोनोटम गिवन है उसकी जगह। तो और ये हिस्सा प्रोथोरैक्स ही हम जानते हैं, जो पहला हिस्सा होता है थोरैक्स का। तो प्रोथोरैक्स से आप प्रोनोटम ही समझ सकते हैं, नोटम से नेक आप समझ सकते हैं, और प्रो मीन्स पहले, जो नेक से पहले हिस्सा आता था वो प्रोथोरैक्स ही होता है। तो प्रोनोटम भी आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद मीजोथोरैक्स आता है, फिर मेटाथोरैक्स है, और लेग्स ये ईच थोरैसिक सेगमेंट से लाई कर ओरिजिनेट करती हैं, और मेजोथोरैक्स से पहले निकलते हैं विंग्स, जिनको टैगमाइना बोला जाता है, 4 विंग्स। ये मैंने आपको लर्न करवा दिया कैसे याद रखना है। और हिंड विंग्स होते हैं जो फ्लाइट में यूज़ किए जाते हैं, मेटाथोरैसिक होते हैं ये। एब्डोमन बीच वाला हिस्सा है होता है, जो लास्ट सेगमेंट्स हेड थोरैक्स ऑब्डोमेन। तो आई थिंक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है इस डायग्राम के बारे में। फिलीफॉर्म एंटीना मतलब फिलामेंटस होता है एंटीना। आगे पेज पे आप देखेंगे कि एक पूरा हिस्सा नहीं होता इसका एंटीना का, ये सेगमेंट से मिलके बना होता है। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा ये
डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बना होता है, इसी को फिलीफॉर्म बोलते हैं, यानी फिलामेंटस है ये, डिफरेंट फिलामेंट से मिलकर बना है, कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इसको फिलीफॉर्म एंटीना बोला है। कंपाउंड आईज होती हैं और ये डोर्सली लाई करती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। ह्यूमंस में वेंट्रल होती हैं आइज, हम जानते हैं आगे की ओर, इसमें पीछे की ओर पाई जाती है, और ऑब्वियस बात है पीछे की ओर है, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, आप इसकी आंखें देख पा रहे हैं ना, डोर्सल हिस्सा आपको गिवन है इस कॉकरोच का, और आप इसकी आंखें देख पा रहे हैं, इसका मतलब डोर्सल ही होती हैं इसकी आंखें, वेंट्रल होती तो आपको दिखती नहीं, वेंट्रल साइड अभी आपको दिख नहीं रही है इसकी, तो इससे क्लियर हो रहा है आपको कि इसकी आंखें कंपाउंड आइज डोर्सल ही होती हैं। एंड यहाँ हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया इसकी लेबलिंग मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं यहाँ पे, जो थ्योरी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये डायग्राम्स देख के आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा हिस्सा है इसका, तो पता होना चाहिए इसलिए आपको। देखिए यहाँ पे एल की स्ट्रक्चर बन रही है, इवन दो उल्टा एल है ये, आई नो, एग्री कर रहा हूँ मैं, लेकिन एल बन तो रहा है, और यहाँ पे भी आपको एल दिख रहा होगा, इसका जो लोअर लिप है यहाँ पे एल ठीक नहीं बन रहा है, आई नो, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल बन रहा है, तो ये लोअर पार्ट है इसका, ये है लोअर लैबियम, लोअर लिप, और मैग्जिला, और मैग्जिला, ये दोनों पेयर्स हैं जो ये लोअर लाई करते हैं, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। और लैब्रम, यहाँ देखिए यू जैसी शेप बन रही है, तो इससे आप याद रखेंगे कि अपर लिप की जो स्ट्रक्चर है लैब्रम की, वो यू शेप्ड होगी, अपर से यू, और इसकी शेप भी यू जैसी दिख रही है। इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्राइंडिंग रीजन ऊपर प्रेजेंट होता है और इंसाइजिंग रीजन नीचे। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए बी सी डी में जी पहले आता है, जी एच आई, तो जी पहले आता है, आई बाद में, इससे ये आप याद रखेंगे कि जी ऊपर होगा, यानी ग्राइंडिंग रीजन ऊपर और इंसीजिंग रीजन नीचे होगा मैंडिबल्स के अंदर। आपने याद कर लिया है मैग्जिला को, इसकी स्ट्रक्चर को एल से, तो अल्टरनेटिव याद रखेंगे कि मैंडिबल की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें कहीं भी एल नहीं है, मैग्जिला में एल आ रहा है, लोअर होते हैं ये, आपने याद रख लिया, तो अल्टरनेटिव में मैंडिबल्स याद रह जाएगा। हाइपोफेरेंक्स टंग होती है ये, इसके स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है, जीभ जैसी ही दिखाई दे रही है। और एक चीज़ जो थ्योरी में नहीं गिवन है, थ्योरी में सिर्फ इतना गिवन है कि ये लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, देखिए यहाँ पे लोब बोला गया है टंग को, यानी लोब्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये बाई लोब्ड है, तो बाई लोब्ड टंग पाई जाती है कॉकरोच में, इवन तो थ्योरी में गिवन नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें दो लोब्स हैं, तो बाई लोब्स इसमें टंग पाई जाती है, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वही लेबल्स आपको यहाँ पे भी गिवन है, लैब्रम क्योंकि अपर रीजन में लाई कर रहा है, तो ये अपर लिप है, और लैबियम लोअर लिप होगा। और ये मैग्जिला की भी लेबलिंग हम देख चुके हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है, लंबी सी एल की शेप में, हमने याद कर लिया था, और मैंडिबल की शेप अल्टरनेट वे में हमें याद हो गई थी, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपाउंड आई इसमें पाई जाती है, ये आगे भी गिवन होगा इस आगे थ्योरी में कि कंपाउंड आई क्या क्या कंसिस्ट करती है, और ये ओसिलस नहीं गिवन है थ्योरी में कहीं भी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपाउंड आई में सी ओ आता है, और ओसिलस ओ सी, यानी इसका उल्टा ही जस्ट, तो ओसिलस भी होगा कंपाउंड आई के अराउंड प्रेजेंट, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं सी और ओ सी से। इसके अलावा फीलीफॉर्म इसमें एंटीना पाया जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आई थिंक मॉर्फोलॉजी डन हो गई है कॉकरोच की, अब अनाटमी से शुरुआत करते हैं। The alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut। अब ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ह्यूमंस में भी तीन हिस्से होते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर के अंदर है। स्टमक के भी तीन हिस्से होते हैं मेजरली, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, केकम, कोलोन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, और ड्यूडेनम, जजूनम एंड इलियम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और स्टमक के भी ऐसे ही तीन ही होते हैं मेजरली हिस्से, तो इससे आप याद रह जाएगा कि फोरगट, मिडगट, हिंडगट तीन हिस्से पाए जाते हैं एलिमेंट्री कनाल के कॉकरोच में। वैसे इनके नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, तीन ही नाम है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, जो कि आपको याद ही रखने हैं।
The mouth opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passes called esophagus. तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो गिवन है डायग्राम ह्यूमंस का, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि माउथ के बाद फेरिंग्स ही आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है। यहाँ देखिए फेरिंग्स शॉर्ट बोला गया क्योंकि ईसोफेगस देखिए काफ़ी बड़ा है, इससे इसके कंपैरिजन में जो एटलीस्ट छोटा ही होता है फेरिंग्स, तो इसलिए इसको शॉर्ट बोला गया, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। और नैरो होता है ईसोफेगस, इससे आगे वाला हिस्सा। ये अगेन जो इससे आगे वाला है क्रॉप, उसके कंपैरिजन में इसको नैरो बोला गया है इस हिस्से को। तो ईसोफेगस आता है फेरिंग्स के बाद। ये सारी आपको याद हो ही जाएंगी लेबलिंग्स। माउथ के बाद फेरिंग्स होता है, फिर ईसोफेगस होता है, ये वहाँ से भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आपको याद हो ही जाएगा। दिस in turns opens into a sac like structure called crop used for storing food। अब sac like है ये स्ट्रक्चर, तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये फूड स्टोर करने के लिए तो यूज़ होगी ही। क्रॉप है इसका नाम भी, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्रॉप क्या होती है, हिंदी में फसल होती है ना क्रॉप। तो फसल को स्टोर किया जाता है, आप जानते हैं बेचने से पहले इसको स्टोर ही करना होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि क्रॉप स्टोरेज के काम आएगी। और स्टोरेज के क्योंकि काम आ रही है, इससे ये क्लियर होगा कि ये क्रॉप ही है। यहाँ पे बेसिकली दो हिस्से होते हैं इसमें, क्रॉप और गिज़र्ड। इनके दोनों के अलग अलग फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ इस पे इतना। द क्रॉप इज़ फॉलोड बाय गिज़र्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। अब ये जो नाम है इसका प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड का, ये भी आपको याद होना चाहिए। और याद ये इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जो हार्ट होता है कॉकरोच में वो डोर्सल होता है, ह्यूमंस में वेंट्रल होता है हार्ट। और ये अगर मैं आपको ना भी बताता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनिमल किंगडम में हम देख चुके हैं कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स का डिफरेंस। हार्ट इफ प्रेजेंट डोर्सल हमने देखा था कंपैरिजन में, तो क्योंकि नॉन कोर्डेट होता है कॉकरोच तो इसमें डोर्सल ही होगा, तो हार्ट हुआ डोर्सल। और ये जो डाइजेशन में जो काम आ रहे हैं कंपोनेंट्स, ये वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं इसमें। एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है गिज़र्ड, ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है, तो हार्ट के आगे प्रेजेंट होता है, यानी परो टू हार्ट, तो वेंट्रिकुलस का वहीं से डिराइव किया गया है। इट इज़ प्रो वेंट्रिकुलस, आगे प्रेजेंट होता है उसके, इसलिए गिज़र्ड को प्रो वेंट्रिकुलस बोला जाता है। और ये प्रोवेंट्रिकुलस नाम गिज़ार्ड का ही होता है, क्रॉप का नहीं होता। ये भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक साथ आते हैं ना क्रॉप और गिज़ार्ड, तो किसका नाम होगा ये आप ऐसे याद रखेंगे। प्रोवेंट्रिकुलस बड़ा है ना, तो इन दोनों में से जो बड़ा नाम होगा गिज़ार्ड है, तो उसी का नाम होगा प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड इनर या थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। तो अब देखिए क्यूटिकल बना रहा है इन टीथ्स को, और काइटिनियस है ये। अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले चैप्टर में एक्सोस्केलेटन है जो आर्थ्रोपोड्स का, उसमें काइटिन और क्यूटिकल ये दोनों इंटरचेंजेबली क्यों यूज़ किए गए थे, क्योंकि काइटिन एक कंपाउंड होता है, उसको जब एक पर्टिकुलर शेप दे दी जाती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल और काइटिन इसीलिए इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, और किया भी गया है वहाँ पे। समरी के अंदर क्यूटिकल का बना होता है एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का, ऐसा लिखा गया है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसमें इनर लेयर फॉर्म करती है टीथ्स को, ये ऑब्वियस है क्योंकि ज़रूरत ही इनर साइड होती है। इनर साइड फूड आता है उसको ग्राइंड करने की, यानी इसको पार्ट में तोड़ने की ज़रूरत होती है, तो इनर साइड प्रेजेंट होती है ये काइटिनियस टीथ्स। और आउटर लेयर इसकी सर्कुलर मसल्स की होती है, यानी मूवमेंट में हेल्प करती है, फूड को मूव कराती है आउटर लेयर्स। और इनर साइड क्योंकि फूड क्योंकि प्रेजेंट होता है उसको तोड़ने के लिए ये काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होने चाहिए। ये 6 इन नंबर होते हैं, ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि काइटिनियस होते हैं ना। काइटिन ये जो वर्ड है CHITIN, अब इसमें 6 आपको काइटिन में अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, तो इससे आप याद रखेंगे कि 6 टीथ्स होते हैं ये। और एक और चीज़ ह्यूमंस में ये जस्ट अपोजिट हो जाती है,
थिक जो सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स हैं, आप एलिमेंट्री कनाल में देखेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कि सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स ये इनर साइड होती है और आउटर साइड लॉन्जिट्यूडनल लेयर होती है। ये आपको याद रखना है, वहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसको आप ऐसे समझते हैं कि जो जो कैरेक्टर्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में थे उसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में पाए जाते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स यहाँ पे आउटर होती है, वहाँ पे इनर होती है। और उसका फिजिकल रीज़न भी है, लॉजिकल रीज़न ये है उसका कि ह्यूमंस में टीथ्स के द्वारा ही च्यू कर लिया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है फूड को। तो ये टीथ्स की ज़रूरत ही नहीं होती इनर साइड, वहाँ पे सिर्फ मोशन की ज़रूरत होती है। इसलिए सर्कुलर मसल मोशन कोज करती है ना फूड का, तो इसलिए ये प्रेजेंट होती है इनर साइड वहाँ पे। ये रीज़न है इसका बेसिक। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। तो जी से गिजार्ड और जी से ग्राइंडिंग, ये दोनों मैंने अलग अलग आपको बता दिए कैसे याद रखना है। क्रॉप कैसे स्टोर करता है फूड को, और जी से गिजार्ड और जी से ग्राइंडिंग। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दोनों में कि फंक्शन क्या है कौन से का। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। तो क्योंकि इसका एंटायर आउटर साइड भी किया जाता है, लाइन किया जाता है क्यूटिकल से यानी काइटिन से, तो इनर साइड भी एंटायर फोरगेट भी लाइन किया जाएगा क्यूटिकल से। इसमें आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और gastric ceca is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juices। तो गैस्ट्रिक होती है ये, यानी स्टमक से एसोसिएट है, तो डाइजेस्टिव जूस ही सीक्रेट करेगी। ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब के अंदर से फ्लो करता है फ्लूइड, तो इसलिए जूस सीक्रेट करेगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और 6 से 8 इसका नंबर होता है। इसके अलावा एक और ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इनमें, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, उनका नंबर होता है 100 से 150। तो ये दो ही टाइप के ट्यूब्यूल्स हैं इनमें, एक 6 से 8 नंबर है, दूसरा 100 से 150 है। सिर्फ दो ही हैं, तो इसलिए आपको याद रह जाएंगे कि इनके नंबर्स क्या हैं। केवल दो ही हैं, कौन से का कितना है ये आपको इनके फंक्शन से क्लियर हो रहा। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करना है गैस्ट्रिक सीका को, और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का। एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, जितने भी रिमूवल करना होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, तो वो इनका फंक्शन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के दो दो काम होते हैं। एक तो ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। और दूसरा जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं जो आ गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उनको एब्जॉर्प्शन का काम भी इन्हीं का होता है, इसलिए इनका नंबर ज़्यादा है। ज़्यादा काम है, यानी दो काम तो हमें यही दिख रहे हैं, ज़्यादा काम है इसलिए इनका नंबर ज़्यादा 100 से 150। और गैस्ट्रिक सीके का सिर्फ एक ही फंक्शन है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इसलिए इनका नंबर कम है, 6 से 8 होते हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है, इसका मतलब ब्लाइंड का मतलब होता है जो एक ही साइड से ओपन होता है। ये आई थिंक हमने देखा था एनिमल किंगडम के अंदर भी, जहाँ पे ब्लाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा और इवन प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था सबसे पहली बार आस्क हेलमिन्थ्स के अंदर, जिनमें मस्कुलर फेरिंग्स देखा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो वहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि ब्लाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो जिसमें माउथ ही पाया जाता है, सिर्फ एनस नहीं होता, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उसको ब्लाइंड बोलते हैं। और मैंने वहाँ पे बोला था ओपन एंड क्लोज भी एसोसिएट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, इसका यही मतलब होता है। ओपन मीन्स तो दोनों साइड से ओपन है, और क्लोज मीन्स तो एक साइड से बंद है, यानी ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का मतलब जो एक साइड से क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है। यहाँ देखिए आपको क्लोजिंग दिख रही होगी इन ट्यूब्स की, सिर्फ इनर साइड ही ओपन होती हैं। तो हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके इसलिए होती हैं ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। और इस जंक्शन पे ये पाई जाती हैं, इसका कारण भी ऑब्वियस है, क्योंकि यहीं सिक्रीशन की ज़रूरत होती है डाइजेस्टिव जूसेस के। गिजार्ड में क्योंकि ऑलरेडी फूड को जितने छोटे हो सके उतने पार्ट्स में ऑलरेडी काटा जा चुका होता है, तो ऑलरेडी छोटा हो गया, अब उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। उस पर एंजाइम्स फेंकने की ज़रूरत है, और यानी डाइजेस्टिव जूसेस डालने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसी रीज़न में प्रेजेंट होना चाहिए गिजार्ड के बिल्कुल नीचे।
ये होता है फोरगेट और मिडगट का रीजन, जंक्शन। और इसके अलावा एक दूसरा जंक्शन होता है मिडगट और हिंडगट का, जहाँ मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आपको मैंने फंक्शनली याद करवा दिया कि इनकी लोकेशन कैसे याद रखनी है आपको, कौन से जंक्शन पे कौन सा प्रेजेंट होता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। अब ये थिन होते हैं, ये इनकी अपीयरेंस है यहाँ पे क्लियर है, देखिए थिन्स होते हैं ये। इवन दो इनकी अपीयरेंस येलो होती है, ये यहाँ से क्लियर नहीं है, यहाँ से आपको ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे ये। तो येलो इनकी अपीयरेंस होती है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ना। और हमारा जो यूरिन होता है ह्यूमंस का, वो स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं एक्सक्रीशन से येलो, यूरिन से तो येलो कलर्ड के होंगे मालपीजियन ट्यूबल्स, ऐसे आपको याद रह जाएगा। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। तो कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है। हीमो वर्ड आया है हीमोग्लोबिन से। तो ये लिम्फ वर्ड से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी आता है। ये लिम्फ ब्लड ही होता है बेसिकली। ब्लड्स में से कुछ लार्जर प्रोटीन्स को हटा दें तो जो बचता है उसको ही लिम्फ बोलते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड ही है ये। तो हीमो लिम्फ ब्लड होता है कॉकरोच का। और इससे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में। एक्सक्रीशन का फंक्शन बेसिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का होता है कॉकरोच में। ये हमने देखा था आर्थ्रोपोडा के अंदर भी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के, वो यहाँ भी पाए जाते हैं कॉकरोच के अंदर। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम्स ओपन्स आउट थ्रू एनस। तो हिंडगट ब्रॉडर होता है मिडगट से, ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ देखिए लग भी रहा है कि ये ब्रॉडर है इस मिडगट से। एंड इसके मिडगट को मीजन टिरोन बोला जाता है। ये आप एम एम से याद रख सकते हैं, एम से मेजन टिरोन और एम से मिडगट। और इलियम, कोलोन, रेक्टम और उसके बाद एनस। कोलोन, रेक्टम और एनस ये तो ह्यूमन से भी कंसाइड कर रहा है। ह्यूमंस का जो एलिमेंट्री कनाल होता है उसमें एग्जिट जो पीछे की सीक्वेंस है यही है, कोलोन, रेक्टम और एनस। सीकम पहले आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम, कोलोन, रेक्टम, उसके बाद इनस आता है। तो सीकम क्योंकि इसमें पहले ही आ चुका है, यहाँ देखिए सीका, गैस्ट्रिक सीका इसमें क्योंकि पहले ही आ चुका है, इसलिए यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। सीका, कोलोन और रेक्टम यहाँ, इसलिए यहाँ पे इलियम आ गया सीधे, जो वहाँ पे ह्यूमंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो इलियम लास्ट पार्ट होता है। डेडूनम, जेजूनम और इलियम, इलियम उसका लास्ट पार्ट है, इसलिए सीकम जो पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइनल, क्योंकि ऑलरेडी पीछे आ चुका है इसमें सीका, तो उसकी जगह लास्ट पार्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, फिर कोलोन और फिर रेक्टम। ऐसे आपको सीक्वेंस ये याद हो जाएगा इसका। तो आई थिंक ये भी हमने ऑलरेडी डायग्राम पढ़ लिया, इसमें कुछ बचा नहीं है खास देखने लायक। ये फेरिंग्स क्योंकि माउथ रीजन में ही पाया जाता है और माउथ में ही सलाइवा होती है, तो इससे आप याद रखेंगे कि ये दोनों सलाइवरी चीज़ें हैं जो लेबलिंग्स दी हुई यहाँ पे। और ये ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो ऊपर नीचे इसके गिवन है, और जो बीच में हो रिजर्वोयर है। ये इससे आप याद रखिए कि ग्लैंड कुछ सीक्रेशंस सीक्रेट करता है और उनको रिजर्वोयर स्टोर करता है। तो ऊपर से जो सीक्रेट करेगा और जो नीचे से भी सीक्रेट करेगा, बीच में उसका रिजर्वोयर होगा जो स्टोर करेगा इन सीक्रेशंस को। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्लैंड होगी, और इससे सिमिलर ही है नीचे वाली स्ट्रक्चर भी, जो एक्सट्रीम नीचे है ये थर्ड वाली, इससे सिमिलर है ये दोनों। तो इस ऐसे आप याद रखेंगे कि ये भी ग्लैंड है और बीच में इनसे दोनों से अलग है। मैंने आपको बता दिया कि स्टोर करता है तो इसलिए रिजर्वोयर है। इसके नीचे है क्योंकि ग्लैंड के, इसलिए स्टोर करेगा जो भी सिक्रेशन होगी इसकी। एंड आई थिंक बाकी सारी लेबलिंग्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एनिमल किंगडम के अंदर भी ओपन टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से पहले जो एनिलिडा आता है उसमें क्लोज टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार एनिलिडा में ही आया था और क्लोज्ड टाइप था।
इवन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा था एनिमल किंगडम में सिर्फ दो ही किंगडम फाइलस के अंदर पाया जाता है, एक आर्थ्रोपोडा और दूसरी जो सबसे पहले आती है कोरडाटा के, हेमी कोरडाटा। तो सिर्फ दो में ही ओपन होता है, ये कैसे याद करना ये भी हमने वहाँ पे देख लिया था। तो कॉकरोच क्योंकि आर्थ्रोपोडा का हिस्सा होता है तो इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ही होगा। Blood vessels are poorly developed and open into space, hemocoel। तो सील ये वर्ड ये कैविटी या स्पेस से ही एसोसिएटेड होता है, ये हम देख चुके हैं एनिमल किंगडम में सिलोम आता है जहाँ पे बॉडी कैविटी सिलोम होती है। तो स्पेस सील ही होगा क्योंकि ये ब्लड से एसोसिएटेड है, इसलिए हीमोसील है। और ब्लड वेसल्स पूरली डेवलप्ड होगी, यही कैरेक्टरिस्टिक होती है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज टाइप में वेसल्स पाई जाती हैं ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओपन में ओपन स्पेसिस पाए जाते हैं हीमोसिल जिनमें ब्लड होता है। या तो एब्सेंट होती हैं ब्लड वेसल्स या पूरली डेवलप्ड होती हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसिल आर बाथड इन ब्लड। तो ये एग्जैक्ट लाइन बाथिंग की ये एनिमल किंगडम में भी देख चुके हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। ब्लड हीमोलिम्फ होता है कॉकरोच का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विसरल मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली बाथड होते हैं ब्लड में, कोई वास वेसल्स का कनेक्शन नहीं होता क्योंकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनमें वेसल्स पाई ही नहीं जाती, पूरली डेवलप्ड होती हैं। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसमें एब्सेंट नहीं होती हैं वेसल्स, पूरली डेवलप्ड होती हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड, या तो एब्सेंट हो सकती हैं ब्लड वेसल्स या पूरली डेवलप्ड हो सकती हैं। अब एनीलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी वेसल्स होती हैं, प्रॉपर वेसल्स होती हैं। उसके तुरंत बाद आती है आर्थ्रोपोडा, तो इसमें बिल्कुल ही एब्सेंट तो नहीं हो सकती क्योंकि उससे तुरंत पहले जो किंगडम है उसमें प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ही एब्सेंट नहीं हो सकती। एवोल्यूशन ग्रेजुअली होता है तो इसमें पूरली डेवलप हो जाती हैं, होती तो हैं पूरली डेवलप्ड होती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो ब्लड क्योंकि ह्यूमंस में भी दो कंपोनेंट्स रखे हुए हो जाता है, एक तो प्लाज्मा, एक फोम्ड एलिमेंट्स आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, ई टी सी होते हैं, और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा इसमें कलरलेस पाया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सी से कॉकरोच और सी से कलरलेस, कलरलेस होता है इसमें प्लाज्मा। आई नो सी से कलर्ड भी होता है, कलर्ड भी हो सकता है, लेकिन कलर्ड होता तो वो मेंशन करता ना कौन सा कलर है प्लाज्मा का, जैसे ह्यूमंस में होता है प्लाज्मा स्ट्रा कलर्ड होता है। कलर्स जब कलर्ड जब बोलेगा तो मेंशन करेगा कौन सा कलर है। कलर्ड अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो ये कलरलेस ही होगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं सी से कॉकरोच और सी से कलरलेस। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid-dorsal line of thorax and abdomen। तो डोर्सली प्रेजेंट होता है हार्ट, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कॉकरोच में, लेकिन मस्कुलर ट्यूब से बना होता है और इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन फनल शेप्ड चेम्बर्स। चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें बहुत सारे चेम्बर्स पाए जाते हैं, हमारे तो चार ही होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, इवन ये कंट्रोवर्सी है कि इसमें पार्ट्स कितने होते हैं, ये अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से बना होता है ये, लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन, तो बीच में प्रेजेंट होता है या गिवन है, क्लियर है आपको इसकी स्ट्रक्चर से, डायग्राम जो गिवन है यहाँ पे। माउथ आगे प्रेजेंट होता है, तो दो हिस्से बचे इसके, जो एक हेड रीजन है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब दो ही बचे, हेड कवर ऑलरेडी देख लिया हमने, जो थोरैक्स और एब्डोमेन बचे, तो दोनों में प्रेजेंट होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन दोनों हिस्से में ये प्रेजेंट होता है, दिख भी रहा है आपको। It is differentiated into funnel shaped chambers with ostia on either side। अब ओस्टिया पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, ये एनिमल किंगडम से भी क्लियर हो रहा होगा आपको, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पोरीफेरा आता है, और पोरीफेरा में ओस्टिया पाए जाते हैं जिनके थ्रू वाटर विद फूड एंटर करता है इनटू द बॉडी ऑफ स्पंजेस। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे ब्लड एंटर करेगा थ्रू दिस स्मॉल पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। ब्लड फ्रॉम साइनुसेस, साइनुसेस मीन स्पेसेस, जो आपको यहाँ पे गिवन था ऊपर हीमोसिल,
वहाँ से एंटर द हार्ट थ्रू ओस्टिया, स्मॉल पोर्स के थ्रू, इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनोसिस अगेन। तो ये फ्लो आपको याद रखना है इसमें, जो ब्लड फ्लो होता है कॉकरोच में, ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है यहाँ से ब्लड, और एंटीरियरली कर दिया जाता है फ्लो। ये इसकी स्ट्रक्चर से अभी आपको जो चेम्बर्स की स्ट्रक्चर है उससे भी क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए नैरो है इसकी, जो शेप है आगे से नैरो है, पीछे से ब्रॉड है, और प्रेशर ऐसे ही बन बन पाएगा जो पीछे से आगे की ओर इसको धकेला जाएगा ब्लड को। और प्रेशर से धकेलना तो ज़रूरी होता है, यही तो मेन फंक्शन होता है हार्ट का, प्रेशर से फेंकना बॉडी पार्ट्स में ब्लड को। तो एंटीरियरली ही जब फेंका जाएगा तभी प्रेशर हो पाएगा। इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एंटीरियरली ही क्यों साइनोसिस में फेंका जाता है और ओस्टिया स्मॉल पोर्स के थ्रू एंटर करता है। अब इसके चेम्बर्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने लेबलिंग की हुई है इनकी, आप देख सकते हैं 12 पे ये एंड कर रहा है, तो 12 यहाँ से दिख रहा है आपको कि हार्ट के चेम्बर्स के नंबर कॉकरोच में 12 होता है। लेकिन आप गूगल पे सर्च कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में देखिए, आपको इसका आंसर 13 मिलेगा कि इसमें 13 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो इन दोनों में आपसे सेलेक्ट करवाएगा, 12 और 13 दोनों ऑप्शंस दे देगा। लेकिन अगर ऐसा वो करता भी है एग्जामिनर, तो आपको 12 सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में 12 आपको चेम्बर्स दिख रहे हैं, आप सिर्फ 12 ही काउंट कर पा रहे हैं यहाँ से। लेकिन 13 भी हो सकता है, अगर 12 ऑप्शन में ना हो और 13 ऑप्शन में हो तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो याद आपको ऐसे रह जाएगा, क्यों ऐसे याद रख सकते हैं आप कि इस जो कॉकरोच है, ये जो ऑर्गेनिज्म, इसमें दो स्टेजेस पाई जाती हैं, लाइफ स्टेजेस, एक निम्फ होता है, एक अडल्ट होता है। तो निम्फ इसमें 13 टाइम्स मोल्ड करता है टू गेट द अडल्ट फॉर्म। सो इससे आप याद रख सकते हैं कि हर एक लाइफ फॉर्म में एक चेम्बर इसमें ऐड हो जाता है, इससे इसमें 13 चेम्बर्स हार्ट ऑफ हार्ट पाए जाते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं कि 13 भी चेम्बर्स हो सकते हैं, अगर कहीं ऑप्शन में 13 है तो इससे आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से आपको मार्क करना हो तो सिर्फ 12 मार्क करना चाहिए आपको। मैंने आपको बता दिया क्यों, इसमें हैं ही, दिख ही इसमें 12 रहे हैं, 13 कहीं नहीं दिख रहे। ओर्टा प्रेजेंट होगा एंटीरियरली, ये इसके रीजन से क्लियर हो रहा है। देखिए माउथ रीजन की तरफ प्रेजेंट है ना, एंटीरियरली होता है माउथ, तो इसलिए ये जो यहाँ ऊपर लेबलिंग है ये एंटीरियर के लिए होगी, इससे क्लियर होगा। और एंटीरियर में ए आता है, इसे अब याद रखिए कि ये ओर्टा है, ए से। और ये यहीं से ये एलेरी मसल्स भी आपको याद रह जाएगा कि इन मसल्स का नाम क्या है, क्योंकि ओर्टा के पास आ रही है इसकी लेबलिंग, ए से ओर्टा और ए से अलेरी मसल्स, तो मसल्स का नाम ऐसे याद रख लिया आपने। चेम्बर्स ऑफ हार्ट 12 यहाँ दिख रहे हैं, 13 भी हो सकते हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। The respiratory system consists of a network of trachea that opens through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. तो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से बना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है। ट्रैकिया विंड पाइप होती है जिसके थ्रू एयर पास करती है, और एल्विलाई के थ्रू फिर ब्लड के थ्रू जाके डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो ट्रैकिया हम में भी पाया जाता है, ये कॉमन चीज़ है। ये एक स्पेशल चीज़ होती है कॉकरोच में। 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल स्पायरेकल्स पाए जाते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। 10 पेयर्स होते हैं, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉडी क्या होती है मेन कॉकरोच की, एब्डोमेन होती है ना, मेन बॉडी तो वही होती है, और उसमें कितने 10 सेगमेंट्स होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स होंगे, और लेटरल साइड यानी दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, इसलिए 10 पेयर्स होंगे, 10 होल्स नहीं होंगे, 10 पेयर्स होंगे, क्योंकि दोनों साइड्स प्रेजेंट हैं। स्मॉल होल्स हैं ये, इसे आप याद रख सकते हैं एस से स्मॉल और एस से स्पायरेकल, इसका नाम याद रख सकते हैं आप कि इनके थ्रू ही एयर एंटर होती है, इन स्मॉल होल्स के थ्रू। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स, सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्योल्स। तो ये ह्यूमंस में भी ऐसा ही है। ट्रैकिया जो एंडिंग होती है उनकी, उनको ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। ब्रोंकाई होती है मेन ब्रांच, फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करती है, सब डिवाइड करती है। वहीं से वो ही यहाँ पे भी है, ट्रैक्योल्स में डिवाइड कर रही है ट्रैकिया। तो अनालॉजी से आप समझ सकते हैं इसको।
कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। अब ये यूनिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन होती है कॉकरोच में, इवन सारे इंसेक्ट्स में यही पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है कि इंसेक्ट्स में डायरेक्ट रेस्पिरेशन पाई जाती है, यानी बाहर से एयर लेगी, सेल्स डायरेक्टली रिस्पायर करती हैं, बीच में कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं होता। जैसे ब्लड होता है ना, ह्यूमंस में तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, बीच में इंसेक्ट्स में कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं होता, एयर से डायरेक्ट ब्रीथ करती हैं सेल्स, इसलिए डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है इनमें। देख भी सकते हैं आप, थिन ब्रांचिंग ट्यूब से कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट, सीधे एयर से सारे पार्ट्स में, बीच में कोई फ्लूइड नहीं है इनमें, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये इंसेक्ट्स का। ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। तो ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है, एल्वियोलाई जो होती है उसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। ट्रैक्यूल सबसे लास्ट वाला हिस्सा है ना ट्रैकिया का यहाँ पे, और वहाँ पे ह्यूमंस में एल्वियोलाई होता है सबसे लास्ट वाला हिस्सा लंग्स का, तो वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, डिफ्यूजन से ही होता है। एक्सचेंज डिफ्यूजन द ओनली प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा, और ट्रैक्यूल्स के थ्रू होता है, ये भी मैंने एनालॉजी से आपको लर्न करवा दिया। वहाँ पे एल्विलाई से होता है, यहाँ ट्रैक्यूल से होता है। ये एक्चुअली पूछा जा सकता है आपको, एनालॉजिकल पार्ट्स कौन से होते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड कॉकरोचेस। तो ह्यूमंस में नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम एयर्स को अंदर की ओर लेते हैं, और कॉकरोचेस के अंदर ऐसा स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है, स्मॉल होल्स के थ्रू। तो स्पाइरेकल्स आर अनालोगस टू नोस्ट्रिल्स एंड ट्रैक्यूल्स के थ्रू डिफ्यूजन यहाँ पे होता है, और वहाँ पे होता है एल्विलाई के थ्रू। तो ट्रैक्यूल्स आर अनालोगस टू एल्विलाई ऑफ ह्यूमंस। अनालोगस स्ट्रक्चर्स ये पूछी जा सकती हैं आपसे। और स्पिंक्टर्स इनमें पाए जाते हैं स्पाइरेकल्स के ऊपर। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि हमेशा ही तो एक ही अमाउंट ऑफ एयर्स रिक्वायर्ड नहीं होते ना कॉकरोच के द्वारा। अगर वो उसने बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल वर्क कर लिया तो ज़्यादा एयर्स उसको रिक्वायर्ड होगी ऑक्सीजन के लिए, कई बार उसको नॉर्मल कंडीशन में कम रिक्वायर्ड होती है, तो रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है ना अमाउंट ऑफ एयर को, इसलिए रेगुलेशन ज़रूरी है, तो वो स्फिंक्टर्स के थ्रू किया जाता है। इससे आप ऐसे याद हो जाएगा कि स्फिंक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड होती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। Excretion is performed by Malpighian tubules, and each tubule is lined by glandular and ciliated cells. तो एटलीस्ट दो तो फंक्शन हमने देखे ही था पीछे मार्पिगियन ट्यूब्यूल्स के, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंड्स हमें पता है सीक्रेशन का काम करते हैं, और सीलिएटेड सेल्स यहाँ पे अल्टरनेटिवली एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। इवन तो हमने देखा था कि सीलिएटेड एपिडर्मल सेल्स सब्सटेंसेस को फ्लो करने का काम करती हैं अबोव द एपिडर्मिस, ये इसी चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो ट्यूब्यूल्स हैं क्योंकि हमने देखा था वो होलो ट्यूबुलर पार्ट्स के अंदर पाई जाती है ना, सीलिएटेड सेल्स जो सीलिएटेड कोलमनर और क्यूबोइडल थी, होलो होलो पार्ट्स के अंदर पाई जाती थी ना वो, तो ट्यूब्यूल ये होलो होती है, इसलिए इसके अंदर सीलिएटेड सेल्स भी पाई जाएंगी। दोनों फंक्शंस हैं इसके, एब्जॉर्प्शन भी करवा सकती है क्योंकि सीलिया सरफेस एरिया का तो इंक्रीज करती ही है, तो एब्जॉर्प्शन भी, और मूवमेंट की भी, जो वो तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसकी मूवमेंट में भी सीलिएटेड सेल्स हेल्प करेंगी। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, दैट्स वाई यूरिकोटैलिक होता है ये ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है ये, और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। पहले होता है अमोनिया, फिर यूरिया, देन यूरिक एसिड, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देन एलिमिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों की टॉक्सिसिटी। लीस्ट टॉक्सिक होता है ये यूरिक एसिड, क्योंकि सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है इसके एक्सक्रीशन में। हम जानते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है ना कॉकरोच, पानी की इसमें तो वैसे ही सार्केसिटी होती है जिन एरियाज़ में ये पाया जाता है, तो इसलिए इसके पास ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए यूरिक एसिड होता है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए।
That's why it is uricotalic. In addition, the fat body nephrocytes and uricose glands also help in excretion. तो नेफ्रोसाइट से आपको नेफ्रॉन याद आना चाहिए। ये ह्यूमंस में जो किडनी होती है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकाई होती है, यूनिट नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से नेफ्रोसाइट आपको याद आ जाएगा। तो नेफ्रोसाइट्स एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ये ओबियस हो जाएगा आपके लिए जब आप वो चैप्टर पढ़ लेंगे। यूरिकोस ग्लैंड ऑलरेडी ओबियस है, क्योंकि यूरिकोस, यूरी से यूरिया आपको याद आ रहा होगा कि यूरिया को कन्वर्ट करता होगा ये यूरिक एसिड में। तो अगेन एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकता है ये आपको क्लियर हो रहा होगा इससे। तो इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि इसमें फैट बॉडी भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि फैट कहाँ स्टोर होता है, हमने देखा था कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है फैट। और क्या होता है फैट, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक्सेस हैं वो, तो उनको एक्सक्रीट करने की भी तो ज़रूरत होती है, यानी यूटिलाइज करने की उनको ज़रूरत होती है ना। उनको यूटिलाइज करके उनको जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होगी। तो फैट बॉडी भी क्योंकि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है, तो ये भी एक्सक्रीशन कर सकती है, ऐसे आप याद रखिए। क्योंकि ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकती है तो एक्सक्रीशन भी कर सकती होगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं एक्स एक्स से। अब नर्वस सिस्टम आ जाता है कॉकरोच का। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side। तो वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, ये हम जानते हैं। जनरल कैरेक्टर होता है ये नॉन कोर्डाटा का। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, डोर्सल होता है कोर्डेट्स के अंदर। एंड इनमें जो यूनिट्स होती हैं नर्वस सिस्टम की, दैट इज गैंग्लिया, दे आर जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स। अब लॉन्जिट्यूडनल इसलिए क्योंकि गैंग्लिया भी ये लॉन्जिट्यूडनली ही अरेंज होती हैं। जैसे ह्यूमंस में न्यूरल कनाल लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होती है, वैसे गैंग्लिया भी इनमें लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कनेक्टिव्स भी लॉन्जिट्यूडनल होंगे और पेड़ होते हैं ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इससे पीछे आता है नर्वस सिस्टम, हमने देखा था पीछे, उसमें जो स्पायरेकल्स प्रेजेंट थे वो भी पेयर्ड थे। स्पायरेकल्स का काम क्या था, वो आउटसाइड एयर को इनसाइड ट्यूब से कनेक्ट कर रहे थे। तो स्पायरेकल्स कनेक्टिव्स ऐड कर रहे हैं ना वहाँ पे, और वो पेयर्ड थे। तो यहाँ पे भी जो कनेक्टिव्स होंगे लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव, ये भी पेयर्ड होंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स, 6 इन एब्डोमन। अब 3 के स्टार्टिंग में टी एच आ रहा है और थोरैक्स के स्टार्टिंग में भी टी एच। इसे आप याद रख सकते हैं कि थोरैक्स में 3 होंगे गैंग्लिया, 3 और थोरैक्स, और 6 होंगे एब्डोमन में। एब्डोमन के स्टार्टिंग में एब आता है और ह्यूमंस में एब्स 6 होती है ना, 6 पैक एब्स। इसे आप याद रख सकते हैं कि एब्डोमन में 6 गैंग्लिया इसमें पाए जाएंगे। नर्वस सिस्टम कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये ऑफ कोर्स क्लियर हो रहा है, तीनों हिस्सों में पाया जाता है, हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। तो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड है, ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। अब ये भी ऑब्वियस है क्योंकि 3 उसने बता दिए कि थोरक्स में पाए जाते हैं, 6 एब्डोमेन में होते हैं। एग्जैक्ट नंबर बता रहा है वो थोरैक्स और एब्डोमेन के, हेड में बता भी नहीं रहा वो कितना प्रेजेंट होता है। तो बीट थोड़ा ही प्रेजेंट होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि बता ही नहीं रहा है वो कितना प्रेजेंट है। वाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बैली साइड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो वेंट्रल होता है नर्वस सिस्टम, इसमें हम जानते ही हैं। So now you understand that if the head of the cockroach is cut off, it will still live as long as 1 week। तो ये ड्यूरेशन तक आपको याद होनी चाहिए कि अगर इसका सिर काट दिया जाए तो कम से कम 1 हफ्ता जिएगा। ये 7 दिन आपको पता होना चाहिए नंबर ये। तो कॉकरोच जिंदा किसके बेसिस पे रहता है, अपने नर्वस सिस्टम के बेसिस पे, क्योंकि वही तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल सेंड करता है जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। तो नर्वस सिस्टम इस पे गैंग्लिया की ओर से रिप्रेजेंट किया जाता है और गैंग्लिया में 7 अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 7 दिन तक ये जिंदा रहेगा अगर इसका सर भी काट दिया जाए तो। इन द हेड रीजन
Brain is represented by supraesophageal ganglion which supplies nerves to antenna and compound eyes. तो हेड में जो पार्ट प्रेजेंट होगा इस नर्वस सिस्टम का, वही सप्लाई करेगा एंटीना और कंपाउंड आईज को नर्व्स, क्योंकि यही सबसे नज़दीक है। ये तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन किस गैंग्लियन से रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रेन हेड रीजन में, ये आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, क्योंकि हेड के सबसे क्लोज जो हिस्सा है वो ईज फेरिंग्स है ना। फेरिंग्स सबसे क्लोज है, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सुपरा फेरेंजियल गैंग्लियन, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि ईसोफिगल गैंग्लियन ही है ये जो हेड रीजन रिप्रेजेंट होता है और ब्रेन रिप्रेजेंट करता है जो। तो अभी हमने पीछे देखा था कि कंपाउंड आइज के पास ओसिलस भी प्रेजेंट होता है। और अगर कंपाउंड आइज और एंटीना को सप्लाई कर रहा है नर्व्स ये ब्रेन, तो ओसिलस को भी कर रहा होगा। तो ओसिलस को जो नर्व सप्लाई करता है वो सुपरा ओसियोफिगल गैंग्लियन होगा। ये ऐसे आप याद रखते हैं, यहाँ ओसियोफेजियल है, फेरेंजियल नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। सुपरा मीन्स अबोव, ओसियोफेगल मीन्स ओसियोफेगस के जो अबो होगा गैंग्लियन। ऑफ कोर्स हेड रीजन क्योंकि ओसियोफेगस के अबो होता है, इसलिए ये नाम है सुपरा एसोफेजियल गैंग्लियन। एंड मैंने आपको बता दिया कि फेरेंजियल नहीं है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, अनल, कर्सी, ईटीसी। ईटीसी बोल दिया मतलब ये ही सारे इसमें सेंस ऑर्गन, इनके अलावा भी बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा आ जाए। तो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये। एंटीना ऑफ कोर्स आउटसाइड एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को गेन करते हैं, तो सेंसरी होते ही हैं। आईज भी मैक्सिलरी और लेबियल पार्ट्स ये माउथ का हिस्सा फॉर्म करते हैं, तो ऑफ कोर्स सेंसरी होंगे ही ये। बहुत सारे लिक्विड्स की सेंसेशंस लेनी होती है माउथ में, सो डेफिनेटली दीज आर सेंसरी इन फंक्शन। अनल कर्सी ये भी सेंसरी होगी, दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखिए। अनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है इसको। एंटीना में ए एन आता है स्टार्टिंग में, और अनल कर्सी में भी ए एन आता है अनल में स्टार्टिंग में। तो इससे आप एंटीना आपको पता है कि सेंसरी होता है, और अनल कर्सी इससे आप क्योंकि एंटीना के भी स्टार्टिंग में ए एन और इसके स्टार्टिंग में ए एन, इससे आप याद रख सकते हैं कि इसका भी सेंसरी फंक्शन ही होता है। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो ना ये पॉइंट, तो वो कंफ्यूज हो सकता है, वो गलती करेगा ही इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ह्यूमंस में वेंट्रल आई होती हैं, तो वो सोचेगा कॉकरोच में भी वेंट्रल होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट डोर्सली, डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे प्रेजेंट होती हैं। एंड ये हमने डायग्राम में भी देखा था, क्योंकि डोर्सल साइड गिवन थी कॉकरोच की, और वहाँ से दिख रही थी आइज, मीन्स डोर्सल होती हैं कंपाउंड आइज। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया, सिंगुलर ओमिटीडियम। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ओनली। और 2000 होती हैं हेक्सागोनल ओमिटीडिया एक आई में, तो टोटल कितनी हुई? 4000। ये आपको नंबर पता होना चाहिए। और ओमिटिडिया की शेप हेक्सागनल होती है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हेड रीजन में पाई जाती है ना आइज, और हेड कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट्स। तो 6 शेप्स, इस टाइप की शेप इसकी भी होगी, इसमें हेक्सागनल पाई जाएगी ओमिटिडिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ several ommatidia, a cockroach can receive several images of an object. This kind of vision is known as mosaic vision, with more sensitivity but less resolution, being common during night, hence called nocturnal vision. तो रात को सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पीछे भी, क्योंकि दिखता क्लियरली नहीं है रात को, सेंसिटिविटी ही मेन हथियार होती है, तो वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। वैसा होता भी है, इसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है इन कंपाउंड आइज में, और रेजोल्यूशन यानी दिखाई कम क्लैरिटी के साथ देता है, लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। यही रिक्वायरमेंट होती है नॉकटर्नल विजन की। एंड नॉकटर्नल विजन होता है कॉकरोच में, ये दो दो बार आ चुका है, इसलिए आपको ये याद रह ही जाएगा। इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि
मोज़ाइक विज़न होता है इन सेवरल ओमेटिडिया के थ्रू। एम के बाद एन आता है एबीसीडी के अंदर, तो इससे आप याद रख सकते हैं। नॉकटर्नल विज़न तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है। एम के बाद एन आता है, इसलिए मोज़ाइक विज़न होता है, ये भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कॉकरोच के अंदर। कॉकरोचेस आर डायोसियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डायोसियस का मतलब इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे मेल में सिर्फ मेल होगा, फीमेल में सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। मोनोशियस में दोनों पाए जाते हैं। ये दोनों टर्म्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in fourth to sixth abdominal segments। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर भी पेयर्स ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं और लेटरल साइड में ही लाई करते हैं। ये एक डिफरेंस है एब्डोमेन में, क्योंकि सेगमेंट्स नहीं होते ह्यूमंस में। यहाँ डिफरेंस आ जाता है कॉकरोच में, फोर्थ से सिक्स सेगमेंट में लाई करते हैं टेस्टिस। ये आपको ओवेरीज के साथ याद करना है। फीमेल कॉकरोच के अंदर ओवेरीज पाई जाती हैं और ये बड़ी होती हैं, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो 2 से 6 सेगमेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स में पाई जाती हैं ओवेरीज, क्योंकि बड़ी होती हैं, और 4 से 6 में टेस्टिस पाए जाते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो ये दोनों एक साथ आपको याद रखने हैं क्योंकि सिमिलर दिख रहे हैं, 2 से 6 और 4 से 6। कौन सा 2 से 6 होगा और कौन सा 4 से 6, ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा, उसके हिसाब से। From each testis arises a thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicles। अब ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, ह्यूमंस के जैसा ही है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही सीक्वेंस होता है। पहले वास डिफरेंस होता है, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल के थ्रू एजैकुलेटरी डक्ट आती है। तो ये वही सीक्वेंस है, लर्न हो जाएगा आपको ये। The ejaculatory ducts opens into male gonopore situated ventral to anus। तो ये जो गोनोपोर होता है ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है और एनस डोर्सल साइड ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स विच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं दीज आर टेस्टीज एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का मतलब इसका सीधे सीधे रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड फंक्शन नहीं है जो कि टेस्टिस का है। टेस्टिस क्योंकि सीधे स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते करते हैं, जो कि सीधे फर्टिलाइजेशन में यानी रिप्रोडक्शन में मेन रोल होता है उनका। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, मतलब स्पर्म्स के मोशन में जो फ्लूइड्स यूज होंगे उनका सिक्रेशन करेगा ये ग्लैंड, इसलिए एक्सेसरी है। सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन नहीं है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए एक्सेसरी है ये। मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी सिर्फ मेल्स में ये पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि 2 एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं मेल्स में, मैंने यहाँ उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया, वहाँ पे जिक्र नहीं किया था इस मशरूम ग्लैंड का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं होती है। इसकी जगह एक और चीज़ पाई जाती है 6 सेगमेंट, जहाँ इसकी पोजीशन है देखिए 6 to 7 सेगमेंट में। 6 सेगमेंट्स में स्पर्माथेका पाया जाता है, पेयर ऑफ स्पर्माथेका। तो इसकी जगह कुछ और मिल गया ना, फीमेल्स में भी एक्स्ट्रा तो नहीं हुई है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में इसको काउंट नहीं किया था वहाँ पे जब अर्नल स्टाइल्स और विंग्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ द एब्डोमेन, ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई थी वहाँ पे, ये इंक्लूड नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि इनकी जगह कुछ और प्रेजेंट होता है 6 से 7 सेगमेंट में फीमेल्स में। कैरेक्टरिस्टिक होती है मेल्स की, ऐसे आप याद रख सकते हैं, एम से मशरूम और एम से मेल्स। और इसकी स्ट्रक्चर भी आगे गिवन है, और इसका एक दूसरा नाम है फैलिक ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड। आप देख सकते हैं मशरूम के जैसा ये दिखाई देता है, और ये फैलिक वर्ड आपको याद हो जाएगा फैलोमर्स से, इसमें फैलोमर्स पाए जाते हैं, तो इस ग्लैंड का नाम फैलिक ग्लैंड है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। The external genitalia are represented by male gonapophysis or phallomere chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonopore। अब ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है मेल गोनोपोर को ये सराउंड करे, क्योंकि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एक्सटर्नली जो विजिबल होता है जेनिटल ऑर्गन कॉकरोच का, उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं।
और सेंट्रल स्ट्रक्चर जो बीच में होते हैं वो पोर होता है, गोनोपोर, तो उसको सराउंड ही कर रहा होगा ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये ऑब्वियस बात है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। और मेल गोनेपोफाइसिस ही होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये इसके नाम से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, सबसे बड़ा नाम इसी का है गोनापोफाइसिस। तो जो सबसे बड़ा है वही एक्सटर्नली विजिबल होगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये होगा गोनापोफाइसिस। और पी एच आ रहा है इसमें, और फैलोमर में भी पी एच आता है, इससे आप याद रखेंगे गोनापोफाइसिस ही फैलोमर होता है। अब ये काइटिनियस होते हैं, ये ऑब्वियस है क्योंकि हर कोई चीज़ ही काइटिनियस पाई जा रही है कॉकरोच में। बी इट एक्सोस्केलेटन, बी इज क्यूटिकल लेयर, जो टीथ्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में वो भी, तो सब कुछ ही काइटिनियस है, तो ये भी काइटिनियस ही होगा। एसिमेट्रिकल होते हैं फैलोमर, ये आगे जो इसकी स्ट्रक्चर है वहाँ से आपको क्लियर होगा, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते। देखिए ये जो फैलोमर्स हैं, लेफ्ट फैलोमर, वेंट्रल फैलोमर, देखिए कहाँ कहाँ इनकी पोजीशंस है, कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है आपको, इससे क्लियर हो रहा है कि एसिमेट्रिकल होते हैं ये। The sperms are stored in seminal vesicles and glued together in the form of bundles called spermatophores, which are discharged during copulation. तो स्पर्मेटोफोर से आपको निमेटोफोर याद आ रहा होगा, जो सीलेंट्रेटा में होता है। एक्चुअली निमेटोफोर कुछ नहीं होता, निमेटोसिस्ट होता है जो सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पर्म्स छोटी चीज़ होती है, स्पर्मेटोफोर बड़ी होती है। स्पर्मेटोफोर्स के अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इनके इनसाइड होते हैं। ये अगर सीक्वेंस पूछा जाए, पहले स्पर्म्स होगा फिर स्पर्मेटोफोर होगा। ये अगर अमाउंट का पूछा जाए आपसे सीक्वेंस है, तो स्पर्मेटोफोर्स के अंदर बंडल्ड होते हैं स्पर्म्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि नाम बड़ा है तो इसलिए अमाउंट भी बड़ा होगा। ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, और यही स्पर्मेटोफोर्स डिस्चार्ज किए जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। स्पर्म्स एग्जैक्टली डिस्चार्ज नहीं होते, स्पर्मेटोफोर्स डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द मेल जेनाइटल सिस्टम इन द कॉकरोच, ये आपको याद रखना है। द फीमेल reproductive system consists of two large ovaries lying laterally in the 2 to 6 abdominal segments। तो लार्ज होती हैं ये इसलिए 2 से 6 में प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल होते हैं कॉकरोच, मेल कॉकरोच के टेस्टिस वो 4 से 6 में प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो 8 होता है इन ओवेरियन ट्यूब्यूल्स का नंबर, और ईच ओवेरी में पाया जाता है। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को ओवेरियोल्स बोलते हैं, जैसे वहाँ ट्रैकिया से ट्रैकियोल बने थे ना, वैसे ही यहाँ ओवेरियन ट्यूब्यूल से बनेंगे ओवेरियोल्स। तो 8 नंबर होता है इन ओवेरियन ट्यूब्यूल्स का, ये इस डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये ओवेरी दिखाई गई आपको, 1 2 3 4 इस साइड दिखाई दे रही है आपको, 4 ओवेरी के अंदर ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं। इसके दूसरी साइड भी 4 प्रेजेंट होंगे, तो टोटल 8 होती हैं ईच ओवेरी में, क्योंकि आपको एक ही साइड दिख रही है इसलिए 4 ही दिखाई दे रही हैं आपको, लेकिन होती टोटल 8 हैं ईच ओवेरी के अंदर। ओविडक्ट्स of each ovary unite into a single median oviduct also called vagina which opens into genital chamber। तो जेनाइटल चेम्बर में वजाइना ओपन करती है, ये ह्यूमंस फीमेल्स में भी ऐसा होता है। सिंगल मेडियन ओविडक्ट को वहाँ भी वजाइना ही बोला जाता है, जो दोनों ओवेरी से निकलती हैं ट्यूब्स, वो एक वजाइना में कॉमन ओविडक्ट में एसोसिएट होती हैं, कनेक्ट करती हैं, वहाँ भी यही होता है, इसलिए आपको वहाँ से याद हो जाएगा कि ये इस सिंगल मेडियन ओविडक्ट को वजाइना बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये जेनाइटल चेम्बर में ओपन करती है, वहाँ यूट्रस में ओपन करती है ये वजाइना। अ पेयर ऑफ स्पर्माथेका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच opens into द जेनाइटल चेम्बर। तो 6th सेगमेंट में, 6 से 7 सेगमेंट में वहाँ मशरूम ग्लैंड था जो कैरेक्टरिस्टिक था मेल्स का, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है ये 6 सेगमेंट में फीमेल्स का, दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पर्माथेका सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है, ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसने नहीं पढ़ा तो वो डेफिनेटली कन्फ्यूज होगा और गलत मार्क करेगा। स्पर्माथेका क्योंकि स्पर्म से एसोसिएट करेगा, और स्पर्म क्योंकि मेल प्रोड्यूस करता है तो ऐसे मार्क कर देगा कि स्पर्माथेका मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, फीमेल्स में होते हैं स्पर्माथेका, फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये पेयर्ड होते हैं।
पेड़ होते हैं ये इसके स्ट्रक्चर से आगे डायग्राम में गिवन है, लेकिन फीमेल्स में पाए जाते हैं स्पर्माथेका। इसका क्या रीज़न है? तो इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि इनसाइड थ्योरी वो मेंशन नहीं है, लेकिन इसके नाम से वो फंक्शन क्लियर होता है। थेका मीन्स कैविटी। ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर का डाइसेक्शन गिवन है वहाँ पे थ्योरी में गिवन है थेका। डाई थेकस बोला जाता है एंथर को, यानी इसमें दो थेका यानी कैविटीज दो पाई जाती हैं। तो थेका आप मोटा मोटा वहाँ पे से उठा सकते हैं कि थेका का मतलब कैविटी, और स्पर्मा मीन्स स्पर्म की कैविटी, यानी जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर किए जाते हैं वो कैविटी को बोलेंगे स्पर्माथेका। तो जब फीमेल से स्पर्मेटोफोर्स मेल से रिलीज किए जाते हैं स्पर्मेटोफोर्स, तो यहाँ स्टोर होते हैं इन स्ट्रक्चर्स में स्पर्माथेका में। ये सिग्निफिकेंस है इसका, और इसीलिए ये फीमेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि स्टोरेज तो यहाँ करनी होती है ना रिलीज होने के बाद, कॉपुलेशन के बाद। तो इसीलिए इससे आप याद रखेंगे स्पर्माथेका फीमेल्स में होते हैं। 6 सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, और 6 से 7 सेगमेंट्स में मेल्स में मशरूम पाए जाते हैं, एम से मेल एम से मशरूम। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। ये हमने देखा क्योंकि स्पर्मेटोफोर्स में ग्लूड हो जाते हैं, बंडल्ड स्पर्मेटोफोर्स में ही होते हैं ये, इसलिए ट्रांसफरिंग भी इन्हीं की फॉर्म में होगी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया है इस लाइन को। Their fertilized eggs are encased in capsules called ootheca। तो जेनेसिस ये फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये एल्गी के अंदर हमने देखा था, जहाँ पे स्टार्टिंग पैराग्राफ आता है एल्गी का। तो फर्टिलाइजेशन जिन कैविटीज़ के अंदर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस मेन फंक्शन तो उसका प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन ही होता है ना, फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो वो जहाँ कैविटीज़ में होगा उसको बोलेंगे ऊथेका, ऊ जेनेसिस से ऊथेका आया है ये। तो फर्टिलाइज्ड एग भी यहीं स्टोर होंगे, ये ऑब्वियस है, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। Ootheca is dark reddish to blackish brown capsule about 3/8 inches 8 mm long। तो ये जो इसमें एक साइज का पैरामीटर दिया गया 3/8 इंचेस, ये मुझे ऐसे पता लगा कि पीछे इंचेस में इसका साइज गिवन है, तो वहाँ पे आप 3 इंचेस को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको 8 से डिवाइड कीजिए, तो यू विल गेट अराउंड 8 mm ओनली। तो ऐसे मुझे पता लगा कि ये जो डबल कोमा है ये इंचेस को डिनोट कर रहा है, और ये 8 mm लॉन्ग होते हैं ऊथेका। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, देखिए ऊथेका है ना, ये ऊथेका ऐसे बनता है। तो यहाँ से 8 दिख रहा है आपको, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 8 mm लॉन्ग होते हैं ये। और 8 mm आपको एग्जैक्ट ये नंबर याद हो गया, उसके बाद 3/8 याद रखना बहुत आसान है इंचेस में, क्योंकि 3 इंचेस एग्जैक्ट आप एम में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसको जब आप 8 से ही डिवाइड करेंगे तभी आपके पास 8 आएगा। तो ये आप मैथमेटिकली याद हो ही जाएगा आपको, अगर ऊथेका का 8 mm लॉन्ग लेंथ याद आपने यहाँ से कर लिया ऊथेका का। और ये डार्क रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन होते हैं, ये जो मेन स्ट्रक्चर गिवन है इस चैप्टर में कॉकरोच की, वो रेडिश भी दिखती है और ब्राउन भी दिखती है, तो दोनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट है, इससे आप याद रख सकते हैं ऊथेका रेडिश ब्राउन होते हैं। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड to a suitable surface, usually in a crack or surface of high relative humidity near food source। तो ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, इसके रीज़न हमने स्टार्टिंग ऑफ द कॉकरोच में ही देख लिया था, क्योंकि डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। डैम्प का मतलब ये होता है मॉइस्चर जहाँ भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनका अडल्ट मॉइस्चराइज इलाकों में पाया जाता है, तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी ही चाहिए जहाँ पे इनके एग्स को प्लेस किया जाता है, और फूड सोर्स के नज़दीक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब ये हैच होंगे ये एग्स, इनके अंदर से ऑर्गेनिज्म निकलेंगे, तो फूड उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हैं कि आप खुद से अपना फूड वो कहीं से अरेंज कर पाएँ, इसलिए इमीडिएटली उस एनवायरनमेंट में फूड प्रेजेंट होना चाहिए। तो नियर अ फूड सोर्स दे शुड बी ग्लूड, इट इज़ ऑब्वियस स्टेटमेंट।
एक्चुअली आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं सूटेबल सरफेस की। तो सूटेबल सरफेस बोल के आपसे पूछा जा सकता है कि क्या-क्या कंडीशन एसोसिएटेड हैं जिस सूटेबल सरफेस से। तो पहले तो क्रैक और सर्वाइस होना चाहिए, यानी खुले में ही नहीं डाल देंगे वो, कहीं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे उसको, यानी होल होगा कोई क्रैक या सर्वाइस के अंदर, जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फूड सोर्स पाया जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑन एन एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथेका। अब ये नंबर्स तक आपको याद होने चाहिए। देखिए ऊथेका के साथ 8 एसोसिएटेड हमने देखा, 8 एम लॉन्ग होते हैं ये, और 9 से 10 इन दोनों के जो पीछे आता नंबर 8 आता है। तो ऊ थेका से एसोसिएटेड है 8 नंबर, और 8 से आगे आ रहे हैं 9 10। तो ऊ थेका 9 से 10 होंगे, ऐसे आप याद रखेंगे। और ईच ऊथेका 14 से 16 एग्स कंटेन करता है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एग से निकलेगा निम्फ, और निम्फ 13 टाइम्स मोल्ड करता है। सो एग से निम्फ एसोसिएटेड है और निम्फ से 13 टाइम्स। 13 के बाद आते हैं 14 से 16। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एग्स से एसोसिएटेड है निम्फ, और निम्फ से 13 नंबर। तो 13 के बाद आता है 14, सो 14 से 16 होंगे एग्स। और ऊथेका से एसोसिएटेड 8 नंबर, 8 के बाद आता है 9, सो 9 से 10 होंगे ऊथेका। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इवन जो ऊथेका होते हैं वो 8 होते हैं, उससे ऑलमोस्ट डबल होते हैं ये एग्स, 8 से 16 होंगे। ये ऐसे भी आप याद सकते हैं कि 16 आएगा इसमें। The development of Periplaneta americana is parometabolous, meaning there is a development through nymphal stage। तो पैरोमेटाबैलस डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है। एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, हमने देखा था एनिमल किंगडम में। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसमें एग से सीधा ऑर्गेनिज्म, अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म बनना होता है, कोई मोल्टिंग वगैरह नहीं होती उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट में। पैरामेटाबोलस में मोल्टिंग होती है। यहाँ मेंशन भी है नंबर 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है। मेटाबोलस से मोल्टिंग आप याद रख सकते हैं। और पैरो तो ये पैरी प्लेनेटा से आपको याद रह जाएगा, तो इससे आप पूरा वर्ड ये याद रख सकते हैं पैरोमेटाबोलस। निम्फल स्टेज के थ्रू होती है इसमें मोल्टिंग। द निम्स लुक वेरी मच लाइक अडल्ट्स। तो ये एक डिफरेंस होता है लार्वल स्टेजेस के बीच और निम्फल स्टेजेस के बीच। निम्फ्स अडल्ट्स के जैसा दिखाई देता है, तो कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि दो अलग अलग ये स्टेजेस हैं डिफरेंशिएशन की। लार्वा अलग होता है और निम्फ अलग है। हमने देखा था एनिमल किंगडम में स्पोंजेस के अंदर सबसे पहले आया था लार्वा का जिक्र, और लार्वा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, ऐसा वहाँ पे लिखा था। तो लार्वा डिस्टिंक्ट होता है, ये वहाँ पे क्लियर है, क्योंकि ये अलग है। मोल्टिंग इसमें अलग होती है पैरामेटाबोलिस में, तो इसलिए इसमें फीचर भी अलग है निम्फ का। लार्वा क्योंकि अलग है निम्फ से, तो इसलिए इट लुक्स वेरी मच लाइक अडल्ट्स, और लार्वा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, ये वहाँ से हमने देख लिया था। द निम्फ ग्रोज बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। ये इससे हमने वो भी याद किया था एक्चुअली कि हार्ट चेम्बर्स कितने होते हैं, 13 होते हैं इसमें। और एग्जैक्टली अगर 12 आ जाए तो 12 आपको मार्क करना है, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज बोल रहा है। लास्ट निम्फल स्टेज तो अडल्ट ही होगा ना, जिसके बाद निम्फ दोबारा मॉल्ट नहीं करेगा। लास्ट निम्फल स्टेज तो अडल्ट ही होगा। नेक्स्ट टू बोल रहा है, यानी उससे पीछे वाली। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि निम्फल स्टेज में मोल्टिंग होती है ना, जिससे फिर अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में भी मोल्टिंग होगी, क्योंकि इसमें विंग पैड्स पाए जाते हैं, इनमें मोल्टिंग होगी, इसके बाद विंग्स बनेंगे। तो सिर्फ अडल्ट में विंग्स पाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच फॉर्म ऑफ कॉकरोच इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग, सो इट इज़ ओनली अडल्ट्स। कोई भी निम्फल स्टेज, इवन द नेक्स्ट टू लास्ट वन भी फ्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ विंग पैड्स पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कॉकरोच। ये दोनों स्ट्रक्चर्स देखनी रह गई थी हमारी। टेस्टिस होते हैं, पेयर्स ऑफ टेस्टिस 4 से 6 सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, हमने देख लिया है ऑलरेडी। स्मॉल ट्यूब्यूल्स, तो ये जो सेंट्रल रीजन में दिख रहे हैं आपको छोटे दिख रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स, इससे आपको याद रह जाएगा कि स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं।
और ये जो लॉन्ग ट्यूबुल्स की लेबलिंग दी गई है और समाइनल वेसिकल्स की जो लेबलिंग दी गई है, इसको डिफरेंशिएट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से लेबलिंग से तो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्लियर होना चाहिए आपको। समाइनल वेसिकल स्टोर करते हैं स्पर्म्स को, ये मैं थ्योरी में आपको एम्फेसाइज करवाना भूल गया था। अ, याद रखिए, एस से स्पर्म्स और एस से सेमाइनल वेसिकल, तो ये स्टोर करेंगे स्पर्म्स को। स्टोरेज भी एस से ही होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और टेस्टिस से निकलते हैं, वास्ट डिफरेंस ये दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस हैं। इनसे जो डायरेक्ट निकलती है ट्यूब्यूल, वास्ट डिफरेंस वो होती है। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाके मिल जाती है होते हुए समाइनल वेसिकल से, ये थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा अब आपको। और ये फैलोमर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं, क्योंकि एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है ना, कई होती हैं ये, इसलिए टाइप की भी होती हैं। लेफ्ट फैलोमर ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, लेफ्ट में प्रेजेंट है इसलिए। राइट फैलोमर ये राइट साइड में प्रेजेंट, और वेंट्रल भी होता है ये। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि लेफ्ट और राइट तो पूछा जा सकता है, इसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन वेंट्रल और राइट इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेगा, आई डोंट नो। तो इतनी डिटेल में शायद आपसे नहीं पूछी जाएगी इसकी लेबलिंग से। ये अनल कर्कस होती है, ये हमने पीछे भी देखा था, ये शेप अनल कर्कस की। कोडल स्टाइल यानी अनल स्टाइल एक्स्ट्रा पाए जाते हैं मेल्स में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, कैरेक्टराइज करने में हेल्प करते हैं मेल को। इसके अलावा सूडो पेनिस भी पाया जाता है मेल्स में। ऑफ कोर्स ह्यूमन मेल्स में आप जानते हैं पेनिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इनमें भी मेल्स में पाया जाएगा, आ जाएगा, ये ऑब्वियस है। और सूडो होता है, ये सूडो मीन्स जो रियल नहीं होता, फॉल्स जिसको बोल सकते हैं। तो फॉल्स है इसलिए क्योंकि रियल तो आप जानते हैं ह्यूमन मेल्स में कैसा दिखता है, रियल तो आपका एक इमेजिनेशन है, तो ये उस जैसा तो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको सूडो बोलेंगे, सूडो पेनिस। और इसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक उससे मिलती है, एक सीधी इसमें पाइप होती है, फिर ग्लांस पेनिस उसमें वहाँ पे पाया जाता है, तो वही इसमें यहाँ पे वैसी ही स्ट्रक्चर बनी है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि सूडो पेनिस है। टीटीलेटर भी इसमें एक स्ट्रक्चर है जो कि थ्योरी में नहीं गिवन है, लेकिन मेल में ये पाई जाती है, आपको याद होना चाहिए। टेस्टिस होते हैं क्योंकि मेल में टी से, इससे आप याद रख सकते हैं टीटीलेटर भी मेल्स में ही पाया जाएगा। यहाँ पे सूडोपेनिसेस को कैसे डिफरेंशिएट करना है मैंने आपको बता दिया। अब फीमेल्स का देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो गोनापोफाइसिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ये हम देख चुके हैं। जेनाइटल पाउच के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने पीछे भी देखा था जब स्टार्टिंग में आता था एब्डोमिनल सेगमेंट जहाँ पे गिवन है, जेनाइटल पाउच वहाँ पे भी आता था, ब्रूड पाउच। तो वहाँ पे देखिए ब्रूड और जेनाइटल पाउच, इसके अंदर क्या क्या था, गोनापोर, स्पर्माथेकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। तो पोर्स तो होंगे ही इसके अंदर, इसके अलावा कोलेटरल ग्लैंड्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेनाइटल पाउच के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कोलेटरल ग्लैंड्स देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन है इसके इनसाइड ही, इसके इनसाइड ही लाई कर रहे हैं, तो कोलेटरल ग्लैंड्स भी होते हैं। जेनाइटल चेम्बर, वेस्टिबुलर गोनापोफाइसिया तो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता ही है। तो वेस्टिब्यूलम ये एक ऐसी लेबलिंग है यहाँ पे जो थ्योरी में नहीं गिवन है। तो फीमेल कॉकरोचेस में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको आप ऐसे याद रखिए क्योंकि वजाइना के बिल्कुल नीचे होती है, वी से वजाइना और वी से वेस्टिबुलम, एंड वजाइना होती है फीमेल्स में, ये आप जानते हैं थ्योरी में भी गिवन और इन जनरल भी आप जानते होंगे। देखिए ये वजाइना के नीचे है। और कोलिटरल ग्लैंड पेयर्स होते हैं, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, थ्योरी में भी देखा था। स्पर्माथेका भी पेड़ होते हैं, ये भी स्टेटमेंट वहाँ पे गिवन है। देखिए एक ये है और एक ये है, इवन तो दूसरे वाला पहले से मेल नहीं खाता, इवन इतना तो क्लियर हो रहा है कि ये पेड़ होते हैं। ओविडक्ट निकलती हैं ओवेरी से और कंबाइन करती हैं इनटू अ कॉमन ओविडक्ट वजाइना, ये हम देख चुके हैं थ्योरी में, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको। और एक चीज़ स्पर्माथेका, ये मैं आपको दोबारा इम्फेसाइज करता हूँ, ये याद रखिए फीमेल्स में होती है ये,
और इसका फंक्शन इसके नाम से क्लियर हो रहा है, स्पर्म्स को स्टोर करती है। स्पर्माथेका, थेका मीन्स कैविटी, स्पर्म मीन्स स्पर्म्स, तो जो कैविटी स्पर्म्स को स्टोर करती है स्पर्माथेका वो होती है। आई थिंक वी आर डन विद बोथ ऑफ दिस डायग्राम्स नाउ। ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट कॉकरोच। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेज आर वाइल्ड, यानी जंगलों में पाई जाती है, वाइल्ड होती है। मैनी स्पीशीज आर वाइल्ड, यानी जो हमारे होम्स में पाई जाती है, ह्यूमंस के घरों में, वो सिर्फ कुछ ही स्पीशीज होती हैं, बहुत सारी वाइल्ड होती हैं। एंड आर ऑफ नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस येट। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि अगर इकोनॉमिक इनका इम्पोर्टेंस कुछ होगा भी तो हमें तो नहीं पता ना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में अगर मेंशन नहीं है तो इसका होगा ही नहीं। ऐसे आपको याद रह जाएगा कि इसका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता। अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन अराउंड ह्यूमन हैबिटेट्स। तो हमारे घरों के आसपास जो कॉकरोचेस पाई जाती हैं उनकी फ्यू स्पीशीज होती हैं, और वाइल्ड में जो पाई जाती हैं वो मैनी स्पीशीज होती हैं। ये आप ऐसे याद रखिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसी को तो वाइल्ड बोलेंगे, जंगल। तो जंगल में ज़्यादा स्पीशीज जाएंगी क्योंकि डाइवर्सिटी वहाँ ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ह्यूमंस होम्स के अराउंड सिर्फ फ्यू स्पीशीज पाई जाएंगी क्योंकि डाइवर्सिटी वहाँ होती ही नहीं है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। They are pests because they spoil food and contaminate with their smelly excreta। अब ये आपको याद रखना है कि पेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स, फूड भी तो प्लांट्स के प्रोडक्ट से ही एसोसिएटेड होता है। तो जब उसको वो इन्फेक्ट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, तब उनको पेस्ट बोला जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। कंटेमिनेटेड विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि टॉक्सिक नहीं होता है इनका एक्सक्रीटा, क्योंकि यूरिक एसिड होता है और लीस्ट टॉक्सिक होता है वो। तो टॉक्सिसिटी उसमें लीस्ट होती है, तो वो यहाँ पे उसका नुकसान नहीं बताया गया। स्मेली होता है, सिर्फ ये स्पॉइल कर रहा है तो किसी फॉर्म में तो कर रहा होगा ना। तो टॉक्सिक नहीं है, सिर्फ स्मेल क्रिएट कर रहा है, यानी खाने को बदबूदार बना दे रहा है, वो टॉक्सिक नहीं होता। मेनली यहाँ पे ये बात जानने लायक है कि स्पॉइल फूड इन वे दैट इट क्रिएट्स बैड स्मेल्स इन द फूड। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। तो बैक्टीरिया की डिजीजेज ये स्प्रेड करता है, इट सेल्फ इसका एक्सक्रीटा डिजीज स्प्रेड नहीं करता, ये बैक्टीरियल डिजीज को स्प्रेड करता है। ये हमने देखा भी था पीछे कि एज अ वेक्टर भी ये एक्ट कर सकता है। तो वेक्टर का मतलब वही होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीजेस को स्प्रेड करता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट। सो इट कैन बी ट्रांसमिटिंग एजेंट फॉर बैक्टीरियल डिजीजेस। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया इससे छोटा होता है, इसलिए इसके सरफेसेस पे वो चिपक पाता है और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीजेज है, फंगल डिजीज नहीं है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉकरोच में सी आता है और बैक्टीरियल डिजीज में भी, बैक्टीरिया में भी सी आता है। तो फंगाई नहीं है यहाँ पे, बैक्टीरिया है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। फ्रॉग और अर्थवॉर्म हमने नहीं पढ़ा है, मैंने आपको रीज़न ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है जब फ्रॉग का वहाँ पे पेज था। तो ये फ्रॉग के बारे में गिवन है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। समरी मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है इसकी, और जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो थ्योरी में मुझे लगा डायरेक्टली नहीं गिवन है, वो उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। A tissue is defined as a group of cells along with intercellular substances performing one or more function in the body। तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस इनमें पाया जाता है। ये तो थ्योरी में भी गिवन है, लेकिन एक वहाँ पे ये गिवन है कि कॉमन फंक्शन यानी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक ही फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है। एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। ये इस एपिथेलिया से ही देख लीजिए आप, जो सिंपल टिश्यू होता है एपिथेलियम, उसमें क्यूबोइडल और कॉलमनार होती हैं जिनके दो फंक्शन होते हैं, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दो तो यही हो गए। तो इससे आपको क्लियर होगा कि एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं टिश्यू के। एपिथेलिया आर शीट लाइक टिश्यूज। तो ये एग्जैक्ट लाइन नहीं गिवन थी एपिथेलिया के लिए, लेकिन क्लियर हो रहा था आपको इसकी अपीयरेंस से। एपिथेलिया की जो होती है ये कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करती है। तो शीट लाइक टिश्यूज होते हैं, सेल्स इनमें शीट लाइक पाई जाती हैं।
ये आपको इसकी अपीयरेंस से क्लियर होता है। कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड करते हैं, सपोर्ट, स्ट्रेंथन, इन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं, ये भी गिवन है थ्योरी में, लेकिन इंसुलेट करते हैं सारे दूसरे टिश्यूज को, ये नहीं गिवन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, लेकिन ये ऑब्वियस है। कनेक्टिव टिश्यूज क्योंकि बाकी तीनों टाइप के टिश्यूज को कवर करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि वो एक टिश्यूज को दूसरे से इंसुलेट करते हैं। कवरिंग करने का मतलब यही होता है, इंसुलेशन। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अकेला टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है वो कनेक्टिव ही होगा, इसके क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू उनके साथ कवरिंग है, यानी एसोसिएटेड इंसुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी उनसे एसोसिएटेड होगा ही बाकी तीनों टाइप से। अकेला होगा तो कनेक्टिव ही पाया जाएगा। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन फाइबर्स एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन ग्राउंड सब्सटेंस। अब यहाँ से आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात हो रही है। दो टाइप के सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ के, एरियोलर और एडिपोज। यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ सेल्स लिखा गया है, और एडिपोज टिश्यू के अंदर तो सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो फैट को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज होती हैं, इसलिए वो नहीं होगा ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। वैरायटी ऑफ सेल्स पाई गई थी एरियोलर टिश्यू के अंदर, तो ये एरियोलर है। वैरायटी मीन्स प्रोटीन फाइबर्स तो ऑफ कोर्स दोनों में ही थे और ग्राउंड सब्सटेंस दोनों में था। एक डिफरेंस सिर्फ इतना है, वैरायटी ऑफ सेल्स मतलब उसमें जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स थी ना, मैक्रोफेजेस थी, और इसके अलावा दूसरी भी सेल्स थी उसमें, मस्त सेल्स। तो वैरायटी ऑफ सेल्स सिर्फ एरियोलर टिश्यू में, तो यहाँ से आपको पहचाना आना चाहिए ये कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। वैरायटी ऑफ सेल्स यहाँ पे एक यूनिक वर्ड यूज़ किया गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया समरी में। कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये तीनों तो होते ही हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये गिवन है थ्योरी में। एडिपोज भी होता है, ये वहाँ पे क्लियरली नहीं था, कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया था आपका। देखिए यहाँ पे समरी में भी एग्जैक्टली गिवन है कि ये स्पेशलाइज होता है कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एंड बोन आर बोथ स्ट्रक्चरल मटीरियल्स, दिस यू नो वेरी वेल। दोनों स्ट्रक्चर देने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल बोला गया है इनको। मेन होता है स्ट्रक्चरल बोन, ये लाइन आती है थ्योरी के अंदर, लेकिन स्ट्रक्चरल कार्टिलेज को भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू विद ट्रांसपोर्ट फंक्शंस, ये दिस वी नो ऑलरेडी, ये एग्जैक्ट लाइन आती है, इसलिए हाईलाइट नहीं किया गया यहाँ पे। एडिपोज टिश्यू इज रिजर्वोयर ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को वो स्टोर करता है, और न्यूट्रिएंट्स ही एनर्जी में कन्वर्ट्स होते हैं, इसलिए स्टोर्ड एनर्जी का रिजर्वोयर भी बोल सकते हैं एडिपोज को, इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसको यहाँ पे। स्मूथ मसल इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है, स्टमक और ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन, आपको वहाँ पे गिवन है एग्जांपल्स, तो ये तीनों इंटरनल ऑर्गन्स ही होते हैं। इवन दो ये बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट थी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं गिवन थी एनसीईआरटी की थ्योरी में, इसलिए मैंने इसको यहाँ समरी पे हाईलाइट कर लिया। और कनेक्टिव टिश्यू ऑल थ्री टाइप्स के होते हैं, कवर करते हैं दूसरे तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज़ को, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अर्थवॉर्म और कॉकरोच के बारे में समरी में, जो कि मैंने एक्सक्लूड कर दिया, जितने भी पेजेस इसमें को अर्थवॉर्म और फ्रॉग की थ्योरी के बारे में थे, मैंने उनको ऑलरेडी हटा दिया है इससे, क्योंकि अर्थवॉर्म और फ्रॉग से क्वेश्चंस नहीं आ रहे आजकल। अब इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, थोड़े से ही हैं। विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री जो फॉर्म करती है डिफ्यूजन में, जो हेल्प करते हैं सेल्स, वो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम, थ्योरी में बहुत क्लियरली मेंशन है ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, एडिपोज टिश्यू किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू भी। 4 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं हमने थ्योरी में। विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो मसल ये एक अलग टाइप ऑफ टिश्यू होता है। 4 टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़े थे, एपिडर्मिस,
कनेक्टिव टिश्यू, मसल और चौथा था न्यूरल टिश्यू। तो मसल एक ऑल द वे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। बाकी तीनों बोन, कार्टिलेज और ब्लड ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अर्थवॉर्म से है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अर्थवॉर्म से थ्योरी से है, ऑफ कोर्स ये थ्योरी से है, लेकिन आएगा इसलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉकरोच, ये एग्जैक्टली उठ के आ सकता है। तो सेटे कहाँ प्रेजेंट होती है अर्थवॉर्म में, ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलियर सेगमेंट, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब में प्रेजेंट होती है सेटे अर्थवॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर डी होगा। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सब में, बाकी सब सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है। ये याद ही रखना है आपको, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रखना है, अर्थवॉर्म नहीं याद रखना, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो यही उठ के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉर कॉकरोच आपको बताना है। अनल स्टाइल्स आर एबसेंट इन फीमेल्स, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। बाकी तीनों एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं। द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवेरी आर 10, नो ओवेरियोल्स आर नॉट 10। I think these are 8 in numbers as we have just seen in the theory. Larval stage is called caterpillar. तो पहली बात तो लार्वा स्टेज होती ही नहीं है कोकरोच में, निम्फल स्टेज होती है। यूरियोटैलिक नहीं होते, यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड होता है इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा टाइम भी कम कंज्यूम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज करता है, तो एक इसमें मार्क कर लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। ए स्टैंड्स फॉर 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 आपको मार्क करने होंगे, कोई चारा नहीं है आपके पास। डायरेक्ट जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें लार्वा एब्सेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को बोलते हैं जिसमें लार्वा होता है। और हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब टेस्टिस और ओवेरी दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही एनिमल में। तो ए स्टैंड्स फॉर 2 एंड बी फॉर 3, आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी एक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। गोनोपोर ओपनिंग होती है इजैकुलेटरी डक्ट की, पोर ओपनिंग ही होती है और पोर इनमें सिर्फ एक ही है, तो ओपनिंग सिर्फ एक से मैच करेगा। बी स्टैंड्स फॉर 3, एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको 2 मैच करने होंगे, काफ़ी सारे इसमें मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं। तो टच के लिए सेंसरी पपाइले यूज़ करेगा कॉकरोच, और क्रैनियल नर्व्स ये पार्ट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो आंसर शुड बी डी फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो वर्ड है पपाइले, ये आपको एक अलग चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जहाँ पे टंग पे ये पपाइले पाई जाती हैं। तो ये टंग का क्योंकि जो फंक्शन होता है केमिकल्स को रिकग्नाइज करना, वो टच से ही एसोसिएटेड है, टच के द्वारा ही वो करती है, तो इसलिए पपाइले टच से एसोसिएटेड होंगे, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। और नर्व्स से नर्वस सिस्टम आपको मैच करना है यहाँ पे, तो ये दोनों मैच कीजिए आप, तब जाके यू विल गेट द आंसर टू बी डी फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो थ्योरी में नहीं गिवन है, हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर भी, मेडुला ओब्लोंगाटा, ये जिस होल के थ्रू नीचे आती है उसको फोरानम मैग्नम बोलते हैं। ये थ्योरी में नहीं गिवन है एनसीईआरटी में कहीं भी, लेकिन इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। और आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनको मैच कर लिया ऑलरेडी बाकी ऑप्शंस को, तो इस क्वेश्चन को पूरा यूटिलाइज करना चाहिए आपको। ये जिसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको भी याद रखना चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी मैच कर लिया इसको, तो आपको पता लग गया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का मैच होगा। ए और सी आपने ऑलरेडी मैच कर ली हैं, 3 एंड 4, तो इस ऑप्शन तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो डी के लिए 2 होगा, ये आपको पता लग जाएगा ऐसे। और अब आपको याद रखना है कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जिस कैविटी के थ्रू, जिस पासेज के थ्रू उससे पास होती है नीचे ब्रेन से,
उसको फोरानम मैग्नम बोलते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए, एज अ फैक्ट आपको अभी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री की ओर मूव ऑन करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमें बायोलॉजी करते हुए, 3 चैप्टर लगातार कर रही हैं और यहीं पे ये यूनिट भी ख़त्म होती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग इज़ द चैप्टर दैट वी आर गोना टेक। केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद हम आएंगे वापस बायोलॉजी पे, एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो पूरी यूनिट है सेल बायोलॉजी की, उसको कंप्लीट करेंगे।